फिर सभी लोग वहां पर रुकने की प्लानिंग बना रहे होते हैं, तभी वहां पर टेंट कम पड़ जाते हैं और फिर वह टेंट कम होने के कारण नागेश्वर सोच में पड़ जाता है कि अब हम टेंट कहां से लाएं। तभी गुनगुन आती है और नागेश्वर से पूछता है क्या हुआ। नागेश्वर यह सुनकर नागेश्वर उसे बताता है टेंट कम पड़ गई है और हम दोनों के पैराग्राफ में सोना होगा। ये सुनकर गुनगुन भी थोड़ा सोच में पड़ जाती है और फिर वह अमृता और श्वेता की तरफ देखती है। ये देखकर श्वेता और अमृत दोनों समझ जाती हैं कि वह क्या सोच रही है। तभी वह कहती वह दोनों है नहीं, हम दोनों नहीं सोने वाले एक साथ। यह सुनकर गुनगुन बोलती है ठीक है तुम्हारी मर्जी, तुम सो या ना सो, मैं तो अपने नागेश्वर के साथ चली सोने। ये सुनकर उसका गुस्सा और भड़क जाता है और कहती है तुम ऐसे कैसे जा रही हो, नागेश्वर तो तुम्हारे साथ नहीं सो सकता है। ये सुनकर गुनगुन गुस्से में उन्हें देखते हैं और कहती है कि तुम्हारा क्या मतलब है नहीं सो सकता, वह होने वाला पति है मेरा, तो मैं क्यों नहीं सो सकती। यह सुनकर तो अमृत और श्वेता गुस्से में उसे दोनों को देखते हैं और कहती है कि तुम दोनों मुझे इस तरह क्यों देख रही हो। तभी दोनों के दोनों रहती हैं तुमने कब बात की और उनके घर वालों से, क्या तुम्हारे पिता को पता है कि तुम क्या कर रही हो। ये सुनकर गुनगुन मुस्कुराती है और कहती है मेरे पिताजी ने ही कहा है इससे शादी करने के लिए। ये सुनकर अमृता और श्वेता दोनों नागेश्वर की तरफ देखते हैं तो नागेश्वर अपना सर नीचे झुका लेता है। ये देखकर अमृत समझ जाती है कि यह जो बोल रही है ये सारी बातें सच है, इसीलिए वह चुपचाप कुछ नहीं बोलता और गुस्से में टेंट के अंदर चली जाती है। तभी नागेश्वर सबको कहता है कि हमें लगता है बारी बारी से पहरा देना होगा वरना हम लोग किसी जंगली जानवर की निवाली बन जाएंगे। ये सुनकर सभी लोग हमें सर खिलाते हैं और कहते हैं ठीक है हम लोग बड़ी बड़ी से पहरा देंगे। पहले बारी आती है नागेश्वर की। नागेश्वर आधी रात तक जागता है तो वह जब उसे नींद आने लग जाती है तो फिर वह श्वेता को बोलता है अब श्वेता की बारी थी। श्वेता जाकर सुबह तक पहरा देता है और उधर नागेश्वर और गुनगुन एक साथ एक दूसरे में लिप्त सो रहे थे। कुछ सोचते हुए गुनगुन अपने मन में ही बोलती है लगता है मुझे नागेश्वर को अपना बनाने के लिए कुछ ज्यादा ही सफर करना पड़ेगा। यही सोचते हुए वह अपनी आंखें बंद कर लेती है और धीरे से नागेश्वर के होठों को अपने होंठ से दबा देता है जिससे नागेश्वर की नींद खुलते खुलते बसती है। लेकिन ये करने में गुनगुन को बहुत मजा आ रहा होता है, इसलिए वह दोबारा करने की कोशिश करती है लेकिन फिर कुछ सोचकर वह रुक जाती है। फिर वह कसके राघव को गले लगा कर सो जाती है। सुबह जब नींद खुलती है तो वह देखी है कि राघव अभी तक सो रहा है और उसके आसपास दो लोग खड़े हैं। ये देखकर वह बिस्तर से चौंककर उठती है और कहती है तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो, तुम दोनों को अपने टेंट में होना चाहिए। ये सुनकर गुस्से में अमृत उसकी तरफ देखती है और कहती है तुम ये क्या कर रही थी, मुझे सब दिख रहा है। ये सुनकर वह अमृता को चिढ़ाना चाहती थी, इसलिए उसने कहा तो उसे तुम्हें क्या लेना देना। तभी श्वेता बोलती है तुम इस तरह नहीं कर सकती। तभी श्वेता की तरफ देखते हुए गुनगुन रहती है तुम जानती हो मैं तुमसे पहले से हूँ नागेश्वर के साथ, तो तुम इस तरह मुझे कैसे कह सकती हो। तभी श्वेता कहती है तुम इस तरह नहीं कह कर सकती, कुछ भी अगर तुम्हें करना है तो तुम्हें एक बंद कमरे में करना चाहिए। ये सुनकर श्वेता चला की भरी मुस्कुराहट गुनगुन को देती है। ये देखकर गुनगुन जल जाती है और फिर वह इन दोनों को चिढ़ाने के लिए फिर से लेट जाती है और नागेश्वर को कसकर गले लगाकर उसके होठों पर अपना होठ रख देती है। ये देखकर दोनों की दोनों जल बुनकर राख हो जाती है और वह कहती है तुम, फिर वह कुछ नहीं रहती और चुपचाप निकल जाती है वहां से। ये देखकर गुनगुन को बहुत ही मजा आता है और फिर वह नागेश्वर को छोड़कर वहां से उड़ जाती है और वह अपने कपड़े ठीक करने लग जाती है और फिर वह टेंट से बाहर निकलती है तो वह देखी है कि वह दोनों गुस्से में बाहर खड़ी थी। तभी जैसे ही गुनगुन बाहर आती है तो वह देखते हैं कि गुनगुन बाहर आ रही है तो वह उसके पास चली जाती है और कहती है तुम हमसे क्या चाहती हो। ये सुनकर गुनगुन मुस्कुराती है और कहती है तुम दोनों मेरे आशिक से दूर रहो। ये सुनकर दोनों के दोनों गुस्से में उसे होती है और कहती है कि तुम अकेले उसे नहीं ले जा सकती। यह सुनकर वह कहती है कि यह कोई बांटने की चीज नहीं है जो मैं तुम्हारे साथ उसे पर सकूं, वह मेरा होने वाला पति है और मेरे पिताजी ने काफी पहले ही उसकी सगाई मेरे से करती है। ये सुनकर अमृता बोलते हैं तुमसे भी पहले मेरी सगाई हो चुकी थी। तभी गुनगुन बोलती है हो चुकी थी लेकिन तुमने खुद ही तोड़ दी, तो भला अब तुम कैसी सगाई उससे आस लगाई बैठी हो। ये सुनकर अमृता गुस्से में उसे देखते हैं और कहती है तुम अपने काम से मतलब रखो, तुम किसी के फटे में टांग मत बढ़ाओ। ये सुनकर गुनगुन कुछ नहीं बोलता और कहती है देखते हैं कौन उसे अपने प्यार के जाल में फंसा पाएगा। ये सुनकर तीनों की तीनों एक दूसरे को देखते हैं और गुस्से में एक दूसरे को घूरने लग जाती हैं। तभी कुछ देर बाद नागेश्वर बाहर आता है तो सभी लड़कियां शांत होकर नागेश्वर को बड़े प्यार से देखते हैं लेकिन नागेश्वर इन सब का मतलब समझ ही नहीं पता और वह सबके पास आकर बैठ जाता है। तभी वह गुनगुन की तरफ देखा है और बोलता है गुनगुन ये सब क्या चल रहा है। ये सुनकर गुनगुन बोलती है अरे कुछ नहीं, हम तीनों बस आपस में बात कर रहे थे। ये सुनकर नागेश्वर कहता है ठीक है अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। फिर सभी लोग वह टेंट निकाल लेते हैं और कहते हैं हमें कुछ भोजन के लिए बना लेना चाहिए। ये सुनकर नागेश्वर भी सोचता है
हमने कल कुछ भी नहीं खाया, इसके कारण हमें भी भूख लग रही है। फिर वह पास ही जाकर कुछ शिकार करके लाते हैं और फिर वह पकाते हैं। जब उन्होंने खाना पकाया तो उसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, इसलिए उन लोगों ने खाना स्टॉक किया और फिर उन्होंने पेट भर कर खाया। ये खाना खाने के बाद वह लोग चुपचाप जंगल के बीचों बीच, जहाँ पर वाइस प्रिंसिपल ने बताया था, उसकी ओर चल देते हैं। जब वह लोग उसे साइड चल ही रहे थे तो वह लोग देखते हैं कि वहां पर बहुत जंगली जानवर जो उन्हें घर ही रहे थे। यही देखकर नागेश्वर डर जाता है कि वह कोई जानवर उन पर पीछे से हमला न कर दी, लेकिन वह जानवर हमला नहीं कर रहे थे। ये देखकर नागेश्वर थोड़ा राहत की सांस लेता है। फिर वह कुछ दूर चला है तो वह देखता है कुछ दूर पर लोग शिकार कर रहे हैं। ये देखकर वह उनके पास जाने वाला होता ही है, तभी वह देखता है कि वहां पर एक खतरनाक जानवर आ गया है। ये देखकर वह सभी लोग डर जाते हैं और वह वहां से भागने वाले होते ही हैं। तभी वह देखते हैं कि उधर से भी एक और जानवर आ गया है। वह दोनों तरफ से फंस जाते हैं और फिर नागेश्वर की ओर भागने लग जाते हैं। ये देखकर नागेश्वर अपना माथा पीट लेता है और कहता है, लगता है हम बीच में फंस चुके हैं। तभी नागेश्वर कुछ सोचते हुए कहता है, लगता है हमें बचाने के लिए भागाना होगा या फिर साइड निकलना होगा। तभी गुनगुन रहती है, क्यों ना हमें उन्हें बचाना चाहिए, नहीं तो वह लोग मारे जाएंगे। ये सुनकर नागेश्वर भी कहता है, मैं भी बिल्कुल यही सोच रहा था। तभी नागेश्वर आगे जाने वाला होता ही है, तभी वहां पर एक बड़ा धमाका होता है और वह देखते हैं वहां पर एक लड़का अपनी तलवार से धमाका करता है, जिसे देखकर नागेश्वर शॉक हो जाता है और बोलता है कि इतना तगड़ा धमाका, वह भी एक तलवार से। तभी वहां पर राघव देखा है एक जानवर जो एक छोटी सी बच्ची को मारने वाला ही होता है। तभी वह लड़का तलवार लेकर आगे आ जाता है और वह उसे बच्ची को बचाने के लिए उसे तलवार से उसे जानवर को करने लगता है, लेकिन उसकी सींग इतनी खतरनाक थी कि उसकी तलवार 2 सेकंड में तोड़ देते हैं। ये देखकर वह लड़का घबरा जाता है और पीछे हट जाता है। तभी वह जानवर अपने पैर पीछे करता है और उसे बच्ची की तरफ तेजी से भागने लगता है। ये देखकर नागेश्वर घबरा जाता है और वह बिना सोचे समझे उसे बच्ची के आगे आ जाता है और उसे जानवर को एक पंच मार देता है, जिससे वह जानवर कई कदम पीछे जाकर गिरता है। ये देखकर तो वहां पर सभी के सभी लोग शोक में चले जाते हैं कि नागेश्वर में इतनी ताकत कहां से आए, लेकिन नागेश्वर तो खुद हैरान था कि उसके पास इतनी ताकत कहां से आई। यही सोचते हुए वह अपने मुख्य को बड़े ध्यान से देखने लगता है, लेकिन वह देख नहीं पाता कि साइड से एक और जानवर आता है और उसे धक्का देकर गिरा देता है। ये देखकर गुनगुन को गुस्सा आता है और गुनगुन जाती है और उसे बर्फ में जमा देता है और फिर उसे पर एक मुक्का मारती है, जिससे वह जानवर एक झटके में टूटकर बिखर जाता है। गुनगुन की ताकत देखकर तो सभी की सभी और ज्यादा डर जाते हैं। ज्यादातर तो घबराई हुई अमृता थी। वह जानती थी कि उसके पास जो पावर है वह इतनी खतरनाक है कि वह किसी को भी टक्कर दे सकती है। यही सोचते हुए वह अपने मन में सोचती है कि लगता है अब मुझे कोई और लड़का ढूंढना होगा। तभी नागेश्वर घर कर उसे देखा है और बोलता है कि मैं तुम्हें बोला था कि तुम अभी अपनी पावर उसे नहीं कर सकती। यह सुनकर गुनगुन गुस्से में बोलती है कि तुम्हारी जान जाते जाते बची है और तुम्हें अभी भी अपनी पावर छुपाने की लगी हुई है। ये सुनकर नागेश्वर चुप हो जाता है और फिर गुनगुन को देखने लगता है और बोलता है, तुमने अपनी जान क्यों खतरे में डाली। यह सुनकर गुनगुन चुप हो जाती है और वह कुछ नहीं बोलते। तभी नागेश्वर देखा है गुनगुन को मारने एक और जानवर आ रहा है। ये देखकर नागेश्वर को गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से में अपनी पावर रिलीज कर देता है, जिससे आज पड़ोस में इतनी तेज आग फैलती है कि पूरे के पूरे जंगल को खाक में बदलने की पावर रखते हैं। ये देखकर सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं, क्योंकि वह लोग भी उसे आग में झूला सकते थे, इसीलिए वह भाग जाते हैं। लेकिन वह जानवर उसकी चपेट में आ जाता है और वह एक झटके में चलकर राख हो जाता है। उसका तो कोई खून भी जमीन पर नहीं गिरता। नागेश्वर को इतना गुस्सा में देखकर गुनगुन मुस्कुराती है और वह जल्दी से भागकर नागेश्वर को अपने गले से लगा लेती है, और जिससे नागेश्वर का गुस्सा धीरे धीरे शांत होता है। तो वह कहती है, तुम्हें क्या हो जाता है नागेश्वर, तुम ऐसी हरकतें क्यों करने लग जाते हो। ये सुनकर नागेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी चोट खाते नहीं दे सकता और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये सुनकर गुनगुन वही शौक हो जाती है और कहती है कि तुम ये क्या बातें कर रहे हो, अभी यह सब बातें करने का कोई टाइम नहीं है। तभी नागेश्वर रोते बोलता है, तुम ऐसा नहीं बोल सकती। यह सब बातें सुनकर वह भी भावुक हो जाती है और फिर वह जब नागेश्वर को अपने से दूर करती है तो वह देखती है कि नागेश्वर रो रहा है और उसके आंखों से आंसू बह रहे हैं। ये देखकर उसके भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और दोनों फिर एक दूसरे की गली रखकर थोड़ी देर तक रोती हैं और कहते हैं, मैं तुमसे दूर नहीं जाने वाली नागेश्वर, तुम चिंता मत करो। ये सुनकर नागेश्वर कहता है, मैं तुम्हें दूर कभी नहीं जाने दूंगा। नागेश्वर की बातें सुनकर उसको बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वह जानती थी कि अगर नागेश्वर ने अपनी ताकत नहीं बढ़ाई तो वह उस खो देगी और नागेश्वर उस खोज देगा। यही सोचते वह सोचाती है,
नागेश्वर के साथ मुझे हमेशा रहने के लिए नागेश्वर को मजबूत बनाना ही होगा। यही सोचते नागेश्वर से कहती है, मुझसे वादा करो कि तुम एक दिन आए इस दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान बनोगे। ये सुनकर नागेश्वर उस जोर से गले लगा लेता है और बोलता है, ये भी कोई पूछने की बात है, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तभी गुनगुन उससे बोलती है, मुझे पता है तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि बस तुम ताकतवर बनो और बाहर के जामोलों से दूर रहो। ये सुनकर अमृता और श्वेता दोनों भागकर नागेश्वर और गुनगुन के पास आते हैं। जब गुनगुन और नागेश्वर की बातें सुनते हैं तो वह लोग गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं, लेकिन फिर वह लोग उस मौके पर कुछ नहीं बोलते। लेकिन उन्हें गुस्सा तो बहुत ही रहा था, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकती थी क्योंकि वह अपने आपस की बात कर रहे थे। इसीलिए चुपचाप वह लोग नागेश्वर की और गुनगुन की बात सुनती है और फिर वह बीच में इंटरप्रीटी करते बोलती है कि यहाँ पर और भी लोग हैं। यह सुनकर दोनों के दोनों शर्मा जाते हैं और चुपचाप अपनी नजरें झुका लेते हैं। फिर कुछ देर बाद वह बच्ची नॉर्मल होती है तो वह नागेश्वर के पास आती है और कहती है, भैया आपको मेरी सहायता करने के लिए शुक्रिया, अगर आपको चोट लगी हो तो मेरे पास बहुत अच्छी दवाई है। ये सुनकर नागेश्वर मुस्कुरा देता है और उसके पास बैठकर उसके गालों पे हाथ रखकर बोलता है, मुझे देखो कोई चोट नहीं लगी। जब नागेश्वर उस दिखा ही रहा होता है तभी वह देखता है कि उसके पेट में घाव लगा है। ये देखकर वह बच्ची दार जाती है और कहती है, आपको बहुत ज्यादा घाव लगा है, लब मैं तुम्हें दवा लगा देती हूँ। ये सुनकर वह अपनी कपड़े उतारने वाला होता है तभी वाहन पर जितनी लड़कियां होती हैं वह शर्मा जाती हैं। ये देखकर बच्ची बोलती है, अरे आपको शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही अपने कपड़े उठा लो, मैं आपको लगा दूंगी दवा। ये सुनकर नागेश्वर अपना कपड़ा चुपचाप उठा लेता है और कुछ नहीं बोलता। फिर वह बच्ची अपने छोटे छोटे हाथों से दवा लगा देती है। जब वह दवा लगा देती है तो उसके पीछे एक बड़ी लड़की आकर खड़ी होती है और वह देखकर नागेश्वर शौक में चला जाता है और कहता है कि आप कौन हो और इस तरह कैसे आ गई। तभी नागेश्वर को देखते वह लड़की बोलती है, मैं यहाँ कैसे ही, यह छोड़ो, तुम वही हो जिसने मेरी बहन की जान बचाई है। ये सुनकर नागेश्वर समझ जाता है कि वह लगता है इसकी बड़ी बहन है। ये सोचते वह बोलता है, पर ये तो बस छोटी सी बात है। तभी उसकी बड़ी बहन बोलती है, लेकिन मेरी बहन की तुमने जान बचाई है तो ये छोटी बात कैसे हो सकती है। यही बोलते वह नागेश्वर के पास बैठती है और नागेश्वर का घाव देखती है तो वह बोलती है, लगता है तुम्हें बहुत ज्यादा घाव हो गया है, इसलिए तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा इलाज करवा दूंगी। यह सुनकर नागेश्वर समझ जाता है कि उसके अंदर बहुत ज्यादा एटीट्यूड है, इसलिए चुपचाप अपना सिर दूसरी साइड घुमाकर वह छोटी बच्ची से बात करने लग जाता है और कहता है कि अभी मुझे जाना होगा। ये सुनकर बच्ची उदास हो जाती है और कहती है कि आप क्यों ना हमारे साथ हमारे काबिले में चल सकते हैं। ये सुनकर नागेश्वर बोलता है, अभी मुझे यहाँ पर कुछ कम है, मैं अपना कम खत्म करने के बाद वापस जरूर आऊंगा। ये सुनकर वह बच्ची खुश हो जाती है और वह बोलती है, हमारा कपिला रेड रोज काबिला है, इसलिए तुम जब चाहो आ सकते हो। तभी नागेश्वर बोलता है, मैं अपना कम करने की बात जरूर आऊंगा। तभी वाहन पर कुछ लोग आ जाते हैं और बोलते हैं कि हमें अभी चलना होगा बड़ी मलकिन, वरना यहाँ पर और खतरनाक जानवर आ जाएंगे। ये सुनकर वह बड़ी बहन बोलती है, वैसे मेरा नाम नीलम है, अगर तुम रेड रोज आए तो मुझसे जरूर मिलना। ये सुनकर नागेश्वर सोचता है, लगता है कुछ बड़े औहदे वाली औरत है, इसलिए इसके अंदर घमंड इतना ज्यादा है। फिर वह लोग आगे जाने ही वाले होते हैं तभी नागेश्वर का हाथ दोबारा बच्ची पकड़ लेती है और कहती है, मुझसे मिलने जरूर आना, मुझसे वादा करो। ये सुनकर वह बच्ची वादा करती है और कहती है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। ये सुनकर बच्चे खुश हो जाती है और वह चुपचाप अपनी बड़ी बहन की ओर चली जाती है। बड़ी बहन उसे गुस्से में उठती है। तभी वहां के लोग बताते हैं कि नागेश्वर ने अपनी जान पर खेलकर इस बच्ची की जान बचाई है, अगर वह बीच में नहीं आता तो मुझे कब की मारी जा चुकी होती। यह सुनकर वह लड़की, उनकी बड़ी बहन, थोड़ी शांत होती है और फिर वह गहराई से सोचती है और फिर वह कहती है, लगता है उसने मुझ पर सच में उपकार किया है। ये सब सोचकर वह कहती है, अगली बार जब वह मिलेगा तो मैं इसका बदला जरूर चुकाऊंगी। यह बोलकर वह आगे चलने लगते हैं। तभी नागेश्वर उसे आवाज देकर बोलता है, नीलम, क्या आप उसे विद्यालय में पढ़ने के लिए जाने वाली है। ये सुनकर वह उसे पूछना तो चाहती थी कि उसे यह कैसे पता चला, लेकिन उसने कुछ भी नहीं पूछा और बस अपना सर हिला दिया और फिर वह मोड़ी और वहां से चली गई। ये देखकर नागेश्वर भी चुपचाप वहां से निकल जाता है और वह भी उधर अपनी जर्नी चालू करता है और फिर वह खुशी देर में काफी बीच में पहुंच जाते हैं। उन्हें भटकने भटकती 3 से 4 दिन हो जाते हैं, लेकिन अभी वह जानवर की गुफा नहीं मिली थी जो वह ढूंढना चाहते थे। तभी वह देखते हैं कि वहां पर दहाड़ने की आवाज आ रही है। ये देखकर वह लोग सच में पड़ जाते हैं कि यहाँ पर इस तरह की आवाज जो बाघ की ही हो सकती है। उसे बाघ की आवाज सुनकर सबके सब डर जाते हैं और किसी की आगे जाने की हिम्मत नहीं होती। ये देखकर नागेश्वर कहता है, किसी न किसी को तो आगे जाना होगा। ये सुनकर सभी लोग और डर जाते हैं क्योंकि कोई पहले आगे नहीं जाना चाहता था। ये देखकर नागेश्वर अपने दांत पीस लेता है और फिर वह आगे जाने की कोशिश करता है।
तभी श्वेता उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, आप मेरे लिए इतनी जोखिम मत उठाए और मैं इसको आगे जाकर हासिल करने की कोशिश करती हूँ। ये सुनकर नागेश्वर उसे डांटता है और कहता है, तुम्हारे पास कोई भी पावर नहीं है, तुम अगर आगे जाओगी तो मारी जाओ, तुम यहीं बैठो, मैं आगे जाकर वहाँ से पत्थर लाता हूँ। अगर 1 घंटे में मैं वापस ना आऊं तो आप लोग यहाँ से निकल जाना। ये सुनकर गुनगुन पीछे उसके एक लात मारती है और कहती है, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, मैं भी तो हूँ तुम्हारे साथ, मैं भी चल रही हूँ। ये सुनकर नागेश्वर उसे समझाना है, तुम्हें वहाँ नहीं चलना चाहिए, इतना खतरा है, अगर हम में से कोई फंस गया तो दोनों के दोनों मारे जाएंगे, इसलिए मैं अकेले ही जाऊंगा, मेरा यह आखिरी फैसला है और इसके बाद कोई कुछ नहीं रहेगा। ये सुनकर सब राघव को बड़ी उम्मीद से देखते हैं और फिर राघव चुपचाप आगे चलने लगता है और उसके पीछे पीछे वह सभी लोग चलने लगते हैं। तभी नागेश्वर उसकी तरफ देखा है और गुस्से से उन्हें सबको घूरता है और कहता है, तुम्हें समझ नहीं आए अभी मेरी बात। ये सुनकर गुनगुन बोलती है, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे आसपास ही रहेंगे, ज़्यादा दूर नहीं रहेंगे और तुम पर कोई खतरा आने पर हम तुम्हें बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ये सुनकर नागेश्वर अपने माता पिता है और कहता है, तुम लोगों से तो भगवान ही बचाए। ये बोलकर वह आगे चला जाता है। वह झाड़ियों में छुपकर देखा है, वहां पर एक भेड़िया है जो उसे बाघ से लड़ रहा है। ये देखकर नागेश्वर को कुछ समझ नहीं आता। तभी वह कुछ दूर देखा है कि वहां पर बाघ का एक छोटा सा बच्चा है। ये देखकर वह समझ जाता है कि वह अपने बच्चों की रक्षा करना चाहती है, इसलिए वहां पर खड़ी है। ये देखकर राघव मुस्कुराता है और कहता है, यह अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार है। ये सुनिए सब सोते हुए वह चुपचाप धीरे धीरे आगे जाने लगता है। तभी वह देखता है कि वह बाघ जो भेड़िए को मार रही थी, वह भेड़िया काफी ताकतवर था। ये देखकर राघव को समझ नहीं आता कि उसे अंदर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अगर वह बाघ की मध्य में घुसा तो शायद वह मर जाए। फिर वह कुछ देर इंतजार करता है और देखता है कि वह दोनों इस तरह लड़ रहे हैं जैसे कि वह एक दूसरे को आज मार ही देंगे। ये देखकर राघव आइडिया लगता है और वह धीरे धीरे वह उसकी गुफा में उसने लगता है और कुछ देर बाद वह सफल भी हो जाता है। तभी वह देखता है उसे घुसते हुए उसे भेड़िए ने देख लिया है। ये देखकर नागेश्वर कपड़ा जाता है। तभी वह भेड़िया नागेश्वर को देखकर मुस्कुराता है और फिर वह बाघ को बोलता है, देखो तुम्हारे गुफा में कोई घुस गया है। ये सुनकर बाघ जैसे ही अपने गुफा की तरफ देखती है, तभी बाघ के ऊपर वह एक पंजा मार देता है। ये देखकर नागेश्वर घबरा कर उसे बाघ को देखा है और देखता है कि बाघ बहुत ज्यादा घायल हो गया है। ये देखकर राघव भी घबरा जाता है, क्योंकि वह जानता था कि अगर बाघ मर गया तो वह भी मर जाएगा उसे भेड़िए के हाथों। ये देखकर वह पीछे हटने लगता है। फिर वह भेड़िया जागो को छोड़कर उसे बच्चों की तरफ बढ़ता है। ये देखकर बाघ चटपटाने लग जाती है, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी। तभी राघव उसे वीडियो को रोकने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वह एक पंजा नागेश्वर को मारता है, जिससे नागेश्वर दूर चल कर गिरता है। जय देखकर बाघ समझ जाती है कि नागेश्वर उसके बच्चे को बचाना चाहता है। ये देखकर वह नागेश्वर की ओर बढ़ती है, लेकिन वह हल नहीं पाती क्योंकि भेड़िया के अटैक से इतनी घायल हो जाती है। इसी के कारण उसके हाथ पांव काम नहीं करती। तभी वह देखी है नागेश्वर उठकर अपने हाथों में आग जलाकर उसे भेड़िया के ऊपर हमला कर देता है। वह भेड़िया पर हमला होते ही वह भेड़िया कुछ दूर जाकर गिरता है। ये देखकर कि उसे पर हमला किया है, उसे इतना गुस्सा आता है कि वह पहले नागेश्वर को मारने दौड़ता है, लेकिन नागेश्वर वहां से भागने लगता है। ये देखकर वह बच्चे की तरफ दौड़ लगा देता है और वह बच्चे को मारने ही वाला होता है। तभी नागेश्वर बीच में आ जाता है और नागेश्वर के ऊपर हमला हो जाता है, जिससे नागेश्वर दूर जाकर गिरता है और वह बहुत घायल हो जाता है। ये देखकर मैं भेड़िया मुस्कुराता है और फिर वह अपना रूप बदलकर इंसानी रूप में आ जाता है और कहता है, अब तुम मारे जोगी। यह सुनकर और देखकर नागेश्वर को कुछ समझ नहीं आता। तभी वह बाघ अपने मुंह से बोलता है, बच्चों वह तुम्हें मरने वाला है। तभी नागेश्वर देखा है कि बाघ कुछ बोल रही है। ये देखकर नागेश्वर हैरान हो जाता है और फिर हैरान होकर वह बाघ को देखा है। तभी उसे पर दोबारा हमला होता है और इस बार नागेश्वर अपने आप को कैसे करके बचा लेता है, लेकिन फिर वह बच्चे की तरफ हमला कर देता है और इस बार हुए बच्चे को मुंह में पकड़ते ही वाला होता है। तभी वह देखता है कि नागेश्वर अपने हाथ में आग लेकर उसे पर हमला कर देता है और वह कुछ भी देर में भेड़िया आग के चपेट में आकर जलने लगता है। ये देखकर नागेश्वर मुस्कुराता है और वह वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। कुछ ही देर में नागेश्वर इतनी गहरी नींद में चल जाता है, उसे भी नहीं पता कि वह कहाँ चला गया है। लेकिन जो बाहर लोग थे वह घबराए हुए थे, लेकिन वह जानते थे कि अगर सभी लोग आगे गए तो सभी की जान खतरे में हो जाएगी और फिर नागेश्वर भी निकल नहीं पाएगा। इधर भेड़िया नागेश्वर के अटैक से इतना ज्यादा घायल हो जाता है कि वह अपनी जान बचाकर वहां से भागने की नौबत आ जाती है। तभी वहां बाघ उठकर खड़ी हो जाती है और उसे भेड़िए को जान से मार देती है। फिर वह धीरे धीरे नागेश्वर के पास जाती है और कहती है, बेटा तुम कौन हो, उठो। लेकिन नागेश्वर अपनी आंखें नहीं खोलना, क्योंकि वह तो बेहोश हो चुका था। जब नागेश्वर आंखें नहीं खुलता तो बाघ सोचती है, लगता है
इससे गहरी चोट लगी है। जब बाघ इंसानी रूप लेकर नागेश्वर का इलाज करती है तो वह एक खूबसूरत सी लड़की में बदल जाती है और कहती है ये लड़की दिखने में इतनी सुंदर थी कि उसे पर किसी का भी जादू बड़े आराम से चल सकता था। लड़के तो दूर की बात है, लड़कियां भी उसकी खूबसूरती को देखकर पागल हो सकती थी। तभी नागेश्वर के पास जाकर वह उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन नागेश्वर की सांस बड़ी धीमी हो गई थी। ये देखकर वह नागेश्वर को अपनी गोद में ले लेती है और वह बच्चे को भी अपने गोद में ले लेती है। दोनों को गोद में लेकर वह चुपचाप वहीं बैठी रहती है। कुछ देर बाद नागेश्वर की सांस नॉर्मल होती है और फिर नागेश्वर को जब होश आता है तो वह देखता है कि वह एक लड़की के गोद में है और वह लड़की एक शेर के बच्चे को भी अपने गोद में लेकर बैठी है। फिर वह बढ़कर उठना है तो वह देखता है कि उसके पूरे शरीर पर दवाई ही दवाई लगी हुई है। तभी वह चौंक कर देखता है और पूछता है क्या ये दवाई आपने लगाई है। ये सुनकर उसकी भी नींद खुल जाती है और वह बड़ी बड़ी आंखों से नागेश्वर की तरफ देखती है। जब नागेश्वर अपनी तरफ इस तरह निगाहों को देखा है तो वह डर जाता है और कहता है आप मुझे कुछ मत करना, मैं आपसे कुछ नहीं चाहता। ये सुनकर वह लड़की मुस्कुराती है और कहती है बेटा तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। ये सुनकर नागेश्वर डर जाता है और बोलता है मैं बस यहाँ घूमने आया था। ये सुनकर बाघ रहती है चिंता मत करो, तुमने इस बच्चे की रक्षा की है, अभी मेरी बहन आती ही होगी तब तुम्हें यहाँ से खाली हाथ नहीं जाने देगी। यह सुनकर वह पूछता है क्या यह आपका बच्चा नहीं है। तभी वह बताती है कि यह मेरी बड़ी बहन का बच्चा है और तुमने इसकी जान बचाई है तो इसके बदले तुम्हें वह जरूर कुछ देगी, इसलिए तुम अभी रुको। तब तलक बाहर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। जब नागेश्वर आवाज़ सुनता है तो वह घबरा जाता है और वह जानता था कि यह अमृता की आवाज़ है, इसलिए वह बाहर की तरफ भागता है। उसके पीछे पीछे वह दोनों भी बाहर निकलते हैं। जब नागेश्वर बाहर निकाल कर देखता है तो वह घबरा जाता है क्योंकि एक बाघ अपने मुंह में तीनों को भरकर इस तरफ आ रहा था। ये देखकर वह और ज्यादा घबराने लग जाता है। तभी उसके बगल में खड़ी लड़की पूछती है क्या इन तीनों को आप जानते हैं। तभी वह उनकी तरफ हाथ जोड़कर कहता है प्लीज़ इन्हें छोड़ दो, ये सब लोग मेरे साथ हैं, चाहे तो आप मेरी जान ले सकते हो लेकिन इन्हें प्लीज़ छोड़ दो। ये सुनकर वह कुछ सोचते हुए बोलती है मैं इन्हें छोड़ तो दूं लेकिन जिन्होंने मेरी बहन से पंगा लिया है तो मैं कैसे छोड़ सकती हूँ। ये सुनकर वह समझ जाता है उसकी बड़ी बहन ने उन्हें पकड़ रखा है, इसलिए ये जानकर वह भागते हुए जाता है और उसे शहर के आगे हाथ जोड़कर घुटने के बल बैठ जाता है। ये देखकर गुनगुन उसे पर चिल्लाती है और कहती है तुम ये क्या कर रहे हो, तुम एक दुश्मन के सामने हाथ जोड़कर क्यों बैठ गए, तुम हम लोगों को क्यों बचा रहे हो। ये सुनकर वह बाघ नागेश्वर पर हमला करने ही वाली होती है। तभी वह देखी है कि उसकी छोटी बहन गुफा के सामने ही खड़ी है तो वह उन तीनों को नीचे उतार देती है और फिर वह अपनी छोटी बहन की तरफ घूरकर देखती है और कहती है ये सब क्या चल रहा है। तभी वह अपनी बड़ी बहन को पूरी घटना विस्तार से बता देती है और उसे मानसिक विचारधारा के आधार पर वह उसे समय की यादें भेज देती है। जब उसकी बड़ी बहन ये सब देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह गुस्से में उसे भेड़िए को गाली देने लगती है। तभी वह नागेश्वर को देखते हैं और कहती है मेरे बच्चे की जान बचाने के लिए आपका धन्यवाद। ये सुनकर नागेश्वर कहता है इसके बदले आप मेरे दोस्तों की जान बख्श दो। ये सुनकर वह शेरनी मुस्कुराती है और कहती है मैं तो उनकी जान लेना चाहती थी लेकिन अब अपने मन कर दिया है तो मैं इन्हें छोड़ दूंगी क्योंकि आपने मेरे बच्चे की जान बचाए, अब मैं उनकी जान बख्श रही हूँ लेकिन मुझे पता है तुम क्या लेने आए हो। ये सुनकर नागेश्वर सोचता है आपको कैसे पता और आपने कैसे पता लगाया। तभी नागेश्वर की माँ की बात पढ़कर वह बोलती है मैं तुम्हारे मन की सारी बातें पढ़ सकती हूँ इसलिए मैं जानती हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो। ये सुनकर नागेश्वर दंग रह जाता है और वह अपना सोचा ख्याली पुलाव सब बंद कर देता है। तभी गुनगुन उठाती है और कहती है आप हमें ऐसे कैसे छोड़ सकती हैं, हमने आपके ऊपर इतना बड़ा हमला किया। ये सुनकर बाघ रहती है ये नागेश्वर जो लड़का खड़ा है यह एक अच्छा इंसान है और मैं चाहती हूँ कि तुम लोग इसको कभी मत छोड़ना। तुम्हें पता है ये लड़का मेरे बच्चे की जान बचाने के लिए इसने अपनी जान खतरे में डाल दी। यह सुनकर गुनगुन गुस्से में नागेश्वर को देखते हैं। तभी वह बाघ कहती है आज तुम्हारे इस दोस्त की अच्छाई के कारण आप लोग जीवित हैं, वरना मैं अभी तक आप लोगों को मर चुकी होती। यह सुनकर नागेश्वर बोलता है मैं आपका आभारी रहूंगा क्योंकि आपने मेरे लिए बहुत बड़ा उपकार किया है, मैं आपको इसका बदला जरूर चुकाऊंगा। ये सुनकर वह कहती है ये देखो मेरी छोटी बहन है, अगर तुम चाहते हो कि मेरा उपकार चुकाओ तो आप इसने अपने साथ ले जाओ और इन्हें दुनिया की तौर तरीके सिखाओ। आप जानते हो कि मेरी बहन और हम लोग एक आदमी का मनुष्य का अवतार ले सकते हैं, इसलिए आप जान सकते हो कि हमें बाहर निकालने की कितनी आवश्यकता है और हमें पता होना चाहिए किसी व्यक्ति और कैसे व्यक्ति से हमें संबंध अच्छे रखना चाहिए। ये सुनकर नागेश्वर शोक में रह जाता है और कहता है अगर आप इन्हें मेरे साथ भेजना चाहती है तो भेज सकती है लेकिन मैं उनकी जान की गारंटी नहीं ले सकता। तभी वह बाघ गुस्से में नागेश्वर को देखते हैं और कहती है तुम्हारा क्या मतलब है। ये सुनकर नागेश्वर डर जाता है और वह चुपचाप अपने घुटने पर बैठ जाता है और कहता है मैं इन्हें अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हूँ।
लेकिन आप इन्हें समझा दो कि इन्हें मेरी बात माननी होगी, वरना आप जानते हैं कि किस तरह की दुनिया में लोग रहते हैं। ये सुनकर बड़ी बहन छोटी बहन को समझती है, सलोनी तुम आज से इनके साथ रहोगी और अब इनकी बात मानोगी। तुम जानती हो कि उनकी बात मानना तुम्हारे लिए कितना आवश्यक है, इसलिए तुम भले से कितनी भी शक्तिशाली हो जाओ लेकिन तुम उनकी बात हमेशा मानोगी। यह सुनकर सलोनी शर्मा जाती है और कहती है, बड़ी बहन आप मेरे मन की बात तो समझ गई होगी, इसलिए आप मुझे इनके साथ भेज रही हो। ये सुनकर नागेश्वर और ज्यादा घबराने लग जाता है और कहता है, आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। ये सुनकर सलोनी और ज्यादा शर्मा जाती है। तभी बड़ी बहन बोलती है, मैं आपको यह नहीं बता सकती लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी, यह आपके लिए भले की बात है, इसलिए आप इसकी कोई टेंशन मत लो। और मैं जानती हूँ आप नई ऊंचाइयां छूने के काबिल हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ भेद देना चाहती हूँ। ये सुनकर नागेश्वर कहता है, आप क्या भेद देना चाहती हैं। तभी वह अपने आप में कुछ बर्बाद आती है और फिर उसके सामने दो पत्थर दिखने लग जाते हैं। ये देखकर नागेश्वर की आंखें चमक जाती हैं और कहता है, ये तो, लेकिन उसके मुंह से कुछ निकलने से पहले ही एक पत्थर जाकर सलोनी के हाथ में गिरता है और एक पत्थर नागेश्वर के पास। ये देखकर नागेश्वर कुछ नहीं बोलता और चुपचाप वह पत्थर ले जाकर श्वेता के हाथ में रख देता है। ये देखकर अमृता बहुत ज्यादा निराशा होती है, लेकिन वह जानती थी ये सब तो श्वेता के लिए ही यहाँ आए थे, इसलिए वह झूठ मूठ का नाटक करते हुए हंसने लग जाती है। और फिर नागेश्वर कहता है, इसी वक्त आप इसे एसोसिएट करने की कोशिश करो। ये सुनकर श्वेता वहीं बैठ जाती है और अपनी आंखें बंद करके उसे अवशोषित करने लगती है। कुछ देर बाद वह अवशोषित कर लेती है और जब वह शोषण कर लेती है तो वह देखी है कि उसके हाथों में बिजली जैसी ताकत आ गई है और फिर वह हमला करने की कोशिश करती है। तभी उसके हाथों से बिजलियां निकलने लगती है। ये देखकर वह चीज पड़ती है और कहती है, मेरे हाथ में यह क्या दौड़ रहा है। तभी नागेश्वर कहता है, ये बिजली है जो तुम्हें बिजली थंडर पत्थर से मिली है। ये सुनकर स्वच्छता श्वेता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहती है, मैं तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूल पाऊंगी। और फिर वह घुटने के बल बैठकर उसे बड़ी शेरनी की तरफ देखती है और कहती है, आप भी मेरे लिए माता पिता के समान हैं। जब सारी बातें पूरी हो जाती हैं तो बड़ी शेरनी बोलते हैं, आप लोग गुफा में चलकर आराम कर लो, मैं सलोनी को बोलकर कुछ खाने के लिए पहाड़ों से फल मंगवा लेती हूँ। ये सुनकर नागेश्वर सोचता है, क्या ये लोग फल खाते होंगे। तभी उसकी बात पर मुस्कुरा देती है और कहती है, आप जो सोच रहे हैं वह सही सोच रहे हैं, क्योंकि हम लोग इंसान का रूप ले सकते हैं तो हम फल भी कहते हैं। ये सुनकर तो नागेश्वर चुप हो जाता है और बोलता है, तब तो मुझे सलोनी को अपने साथ रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर वह सिर्फ मांस खाती तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती उसे अपने साथ रखने में। ये सुनकर सलोनी अपना नाक और मुंह फुला लेती है और कहती है, मैं तुम्हें क्या एक राक्षस दिख रही हूँ जो इंसानों को मारकर खाने वाली होती है। ये सुनकर नागेश्वर हंसने लगता है और कहता है, नहीं नहीं, बस मैं ये सोच रहा था कि अगर तुम ओनली मांस खाती तो मैं इतना मांस कहाँ से इकट्ठा कर पाऊंगा। यही सोचते हुए मैं थोड़ा घबरा रहा था, लेकिन तुमने ये दिक्कत मेरी दूर कर दी। यह सुनकर बड़ी शेरनी जोर जोर से हंसने लगती है और उसके साथ सभी लड़कियां हंसने लगती है। ये देखकर नागेश्वर और सलोनी दोनों हंसते हो जाती है और फिर वह लोग वहां से बाहर निकल जाते हैं और कहते हैं, चलो सलोनी, हम दोनों बाहर जाकर फलादी है। ये सुनकर गुनगुन भी जाने की इज्जत करती है, लेकिन नागेश्वर उसे वहीं बैठने के लिए छोड़ देता है और बोलता है, जब तक मैं ना आऊं आप सब लोग यहीं पर रख सकते हैं। ये सुनकर सलोनी बहुत खुश होती है और कहती है, लगता है आप मुझे पसंद करने लगे हैं। ये सुनकर नागेश्वर और ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है और वह कहता है, नहीं, मैं किसी को पसंद नहीं करने लगा, बस मैं तुम्हें खतरे में नहीं देखना चाहता, क्योंकि मुझे पता है वह जानवर अभी ज्यादा दूर नहीं गया होगा और तुम्हें देखते ही वह उनके साथ ही तुम्हें मार देंगे। ये सुनकर नागेश्वर को समझती है कि मैं उसे जानवर को मार दिया है। ये सुनकर नागेश्वर दंग रह जाता है और बोलता है, तुमने उसे कैसे मार दिया, उसे समय तो आप बहुत घायल थी। यह सुनकर वह मुस्कुराती है और नागेश्वर का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए पहाड़ की ओर ले जाती है और कहती है, मैं यह नहीं बता सकती क्योंकि एक राज है। और उसके चारों तरफ गोल गोल घूमते हुए आगे आगे चल रही थी। ये देखकर नागेश्वर सोचता है कि यह कितनी खुश है, इसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि यह एक शेरनी है। ये सोचकर वह मुस्कुराए जा रहा था। तभी नागेश्वर के पास सलोनी आती है और कहती है, क्यों ना हम लोग इस जंगल में ऐसी जगह चली जहां तुम कभी ना गए हो और तुम्हारी वहां पर ताकत और शक्तियां भी बढ़ सकती हैं। ये सुनकर नागेश्वर उससे पूछता है, क्या ऐसी जगह है जहां हम अपनी शक्तियां बढ़ा सकते हैं। ये सुनकर सलोनी रहती है, हाँ है तो, लेकिन अगर मेरी दीदी को पता लग गया तो वह बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगे और कहेंगे कि मैं आपकी जान खतरे में डाल दी। यह सुनकर नागेश्वर कहता है,
तुम चिंता मत करो, मेरे होते हुए तुम्हें कोई कुछ नहीं रहेगा। ये सुनकर सलोनी बहुत खुश हो जाती है और नागेश्वर की बात मान लेती है। ये सब सुनकर वह नागेश्वर को वहां पर ले जाती है और फिर बोलती है, यह एक तालाब है, इस तालाब में एक कमल का बीज है जो तुम्हें काफी ताकतवर बना देगा, लेकिन वह तालाब के अंदर रखवाली करने वाले कई सारी मछलियां हैं जो इतनी खतरनाक है, हमें एक पल में जान से मार सकती है। ये सुनकर नागेश्वर कहता है, तुम घबराओ मत, मेरे साथ साथ तुमको भी ये ताकत मिलेगी, मैं चाहता हूँ कि तुम भी ताकतवर बनो। ये सुनकर सलोनी इतनी ज्यादा खुश और उत्साहित हो जाती है कि उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। तभी वह फिर डर जाती है और कहती है, लेकिन उन जानवरों का क्या जो पानी के अंदर घात लगाए बैठे हैं। ये सुनकर नागेश्वर कुछ सोचता है और कहता है, तुम चिंता मत करो, बस मैं जो कहता हूँ वह करो। ये सुनकर वह कुछ नहीं बोलता और चुपचाप नागेश्वर की ओर देखती है। तभी नागेश्वर उससे कहता है, तुम एक पानी की एलिमेंट वाली शक्ति रखती हो तो इसे तुम अपने में समेट लो और फिर जैसे ही इसका सारा पानी खत्म होगा मैं उसे जंगली जानवरों को आग से जला दूंगा जिससे कि वह एक झटके में मारे जाएं। ये सुनकर सलोनी रहती है, नहीं, मैं वाटर शक्ति इस्तेमाल नहीं करती, मैं एक विंड मैजिशियन हूँ। ये सुनकर नागेश्वर अपने माथे पर हाथ मारता है और कहता, रे यार, मैं तो भूल ही गया कि तुम एक हवा से ताकत ले सकती हो। ये सोचते हुए नागेश्वर कुछ सोचता है लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। फिर वह उसके अंदर जाने ही वाला होता है। तभी सलोनी आगे बढ़ती है और नागेश्वर का हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींचकर उसके होठों पर होठ रख देती है। ये देखकर नागेश्वर को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन वह जानता था कि सलोनी ऐसे ही कुछ नहीं कर सकती, इसलिए वह चुपचाप सलोनी का इंटेंशन समझने की कोशिश कर रहा था। तभी सलोनी रहती है, अब तुम कुछ देर तक मेरी पावर इस्तेमाल कर सकते हो। ये सुनकर नागेश्वर खुश हो जाता है और शालिनी को धन्यवाद करता है और फिर वह इवेंट पावर से पानी के आग में मिलाकर हमला करता है और हमला करते ही पानी के अंदर वह जाकर एक कछुए को लगती है जिसकी गर्दन उसके घर से अलग हो जाती है। ये देखकर नागेश्वर बहुत खुश होता है और फिर वह एक एक करके उन सभी जानवरों को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उनकी तादाद इतनी ज्यादा थी कि नागेश्वर को भी बहुत टाइम लग रहा था। कम समय होने के कारण नागेश्वर की वह ऊर्जा खत्म हो जाती है और फिर वह थककर चूर होकर एक पेड़ के किनारे बैठ जाता है। ये देखकर सलोनी भी उसके पास आती है और उसको गले से लगाकर वह भी वहीं बैठ जाती है और बोलती है, ये सारी मेरी गलती है, अगर मैं आपको यहाँ ना लाती तो आपकी ऐसी हालत न होती। यह सुनकर नागेश्वर उसके गालों पर हाथ रखता है और कहता है, नहीं, ये तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये सुनकर सलोनी को अच्छा महसूस होता है लेकिन वह अपना गिल्ट काम नहीं कर पा रही थी। तभी नागेश्वर उसके हाथों से अपना गला चुराता है और कहता है, अब तुम यहाँ बैठो और थोड़ा आराम कर लो। ये सुनकर वह कहती है, मैं अभी आराम नहीं कर सकती, हमें अभी फल भी इकट्ठा करना है और उसे जगह से निकलना भी है। ये सुनकर नागेश्वर कहता है, तुम चिंता मत करो, हम फल इकट्ठा कर लेंगे और इसके बीज भी इकट्ठे कर लेंगे जिससे कि हम सभी को अपने टीम में शामिल करके ताकतवर बना पाए। ये सुनकर सलोनी कुछ समझ नहीं पाती। तभी सलोनी को नागेश्वर कहता है, तुम मुझे दोबारा अपनी शक्तियां दो जिससे मैं जेल में उतरकर मैं उन जानवरों को मार सकूं। ये सुनकर सलोनी रहती है, नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, यह वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। फिर नागेश्वर कुछ सोचता है और फिर उसको चलने का इशारा करता है। तभी जैसे ही वह लोग झील के किनारे पहुंचते हैं तभी वहां से ढेर सारे जानवर निकालकर नागेश्वर और सलोनी पर हमला करने लगते हैं। ये देखकर नागेश्वर सलोनी को इशारा करता है और कहता है, मैं सारे जानवरों को बाहर निकलूंगा और फिर तुम दिल में जाकर वह कमाल की सारी बीज निकाल लेना। ये सुनकर सलोनी खुश हो जाती है और कहती है, यह आइडिया तो बहुत अच्छा है लेकिन हमारे जितने के चांस बहुत कम है। ये सुनकर नागेश्वर कहता है, मैंने तुम्हें जो कहा है वह करो, बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम अपनी सुरक्षा के ध्यान रखकर ही यह सब कदम उठाना। तभी नागेश्वर सभी जानवरों को अपनी कृपा आकर्षित करने के लिए अपने ऊपर से एक लिक्विड निकलकर जमीन पर फोड़ देता है। वह देखकर सलोनी को कुछ समझ नहीं आता लेकिन वह भी नागेश्वर की ओर अट्रैक्ट होने लग जाती है। ये देखकर नागेश्वर उसके होठों पर होठ रख देता है और जिससे उसका सम्मोहन टूट जाता है। ये देखकर सलोनी को इतनी शर्म आती है कि वह थोड़ा दूर रह जाती है और कहती है, मुझे माफ कर दो, मैंने आपकी बात नहीं सुनी ढंग से, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो गया। ये सुनकर नागेश्वर कहता है, इसके पहले कि दोबारा तुम मोहित हो जाओ इसलिए यहाँ से जो। ये सुनकर सलोनी चुपचाप नागेश्वर से दूर रह जाती है। तभी नागेश्वर उन जानवरों को घर कर देखता है और सोचता है कि यह जानवर देखने में कितने खतरनाक है, अगर यह किसी के ऊपर एक साथ हमला करते तो वह एक बार में मर जाएगी। यही सोचते हुए नागेश्वर सभी जानवरों को एक साथ जला देता है और वहां रख के सिवा कुछ नहीं रह जाता है। ये देखकर सलोनी दम रह जाती है और कहती है, तुमने तो इन्हें एक पल में मार दिया। ये सुनकर नागेश्वर कहता है, हाँ, तो मैं तुम्हें क्या कहना चाहता था आप समझ में आया। ये सुनकर सरोज सलोनी रहती है, हाँ, समझ में आ गया।
तभी नागेश्वर कहता है चलो जल्दी हमें उसे तालाब से बीज निकालने होंगे। ये सुनकर सलोनी भी तालाब की ओर भागती है। दोनों जब तालाब के किनारे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि पूरा तालाब खाली हो चुका है और फिर नागेश्वर और सलोनी दोनों ही उसे तालाब में कूदकर नीचे जाकर बीज निकाल लाते हैं। ये देखकर नागेश्वर बहुत खुश होता है और कहता है देखो हमें कितने सारे बीज मिले हैं, इससे तो तुम्हारे और तुम्हारी बहन को भी बीज मिल जाएंगे। यह सुनकर सलोनी थोड़ी भावुक और थोड़ी परेशान हो जाती है। ये सुनकर नागेश्वर पूछता है क्या हुआ। अब ये सुनकर सलोनी कहती है मुझे कुछ नहीं हुआ, बस मैं ये सोच रही थी कि अगर तुम मेरी बहन को भेज दोगे तो मुझे तो बहुत खुशी होगी, लेकिन एक तरफ मैं इसलिए दुखी हूँ कि तुम्हारे पास बीज काम हो जाएंगे। ये सुनकर नागेश्वर आगे बढ़ता है और सलोनी को अपने सीने से लगा लेता है। ये देखकर सलोनी भावुक हो जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। तभी नागेश्वर कहता है इतना रोने की कोई जरूरत नहीं है, वरना तुम्हारे सर में दर्द होना शुरू हो जाएगा। ये सुनकर सलोनी नागेश्वर के सीने पर एक मुक्का मारती है, उसे दूर हो जाती है। फिर नागेश्वर मुस्कुराता है और कहता है अब चले। तभी सलोनी पूछता है कहाँ चलना है। ये सुनकर नागेश्वर अपने सर पर हाथ मारता है और कहता है अरे यार, अभी तो कहा कि हमें फल लेने के लिए देर हो जाएगी, इसलिए पहले फल ले लेते हैं और फिर गुफा की ओर चलते हैं। ये सुनकर सलोनी अपनी ही बेवकूफ़ी पर हंसने लगती है और कहती है मुझे माफ़ कर दो। ये सुनकर नागेश्वर कहता है माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वह लोग फल तोड़ने चले जाते हैं और फल तोड़कर वहां से अपने घर की ओर निकल जाते हैं। जब सलोनी ये देखी है तो वह कहती है नागेश्वर आप यहाँ क्यों आए थे। ये सुनकर नागेश्वर उनसे बताता है कि मैं उसे पत्थर के लिए ही आया था, मुझे उसे पत्थर से उसे लड़की को ताकतवर बनाना है। फिर वो पूरी घटना सलोनी को बता देता है और सलोनी यह जानकर बड़ी खुश हो जाती है कि नागेश्वर इतना उदार दिल है कि वह दूसरों के लिए इस तरह के मौत के जंगल में आ जाए। यही सोचते हुए वह नागेश्वर के और करीब आने लगती है। ये देखकर नागेश्वर उसे बोलना है इतना करीब मत आओ। ये सुनकर वह थोड़ा उदास हो जाती है और कहती है मैं जानती हूँ कि आप किसी और से प्रेम करते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप मुझे भी अपना ले। ये सुनकर नागेश्वर अपने सर पर हाथ मारता है और कहता है ये लड़कियाँ जितनी भी मिल रही है मुझे इसी तरह क्यों बोल रही है, जैसे ये तो सोचती है कि प्यार करना बहुत आसान बात होती है। तभी नागेश्वर कहता है पहले हम घर चलते हैं, फिर इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ये सुनकर सलोनी हाँ बोलकर उसके पीछे पीछे चलने लगती है। ये देखकर नागेश्वर अपने मन में बोलता है मुझे जल्द ही इन्हें अपने से दूर करना होगा, वरना भविष्य में मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम होगी। यही सोचते हुए वह उनसे दूर चलने लगता है और जब सलोनी उसे दूर जाता देखी है तो वह भी उसके भागकर और करीब आ जाती है। ये देखकर नागेश्वर चिढ़ जाता है, लेकिन वह कुछ नहीं कहता क्योंकि वह जानता था कि वह उसकी गलती नहीं है और वह उन्हें कोई दूसरी भी नहीं ठहरा सकता, इसलिए वह चुपचाप गुफा में चला जाता है। उसके पीछे पीछे सलोनी भी गुफा में जाती है। जब वह लोग गुफा में एंटर करते हैं तो सभी लोग देखते हैं कि नागेश्वर और सलोनी भीगे हुए हैं। ये देखकर गुनगुन आगे आता है और बोलती है नागेश्वर लगता है कहीं तुम कुछ करने तो नहीं लग गए थे। ये सुनकर नागेश्वर के हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं क्योंकि वह जानता था कि अगर गुनगुन को कुछ भी पता लगा तो वह उसे बहुत पीटेगी, इसलिए वह चुप रहता है। लेकिन सलोनी बता देती है कि हम लोग कमल के बीज निकालने लग गए थे। ये सुनकर तो बड़ी शेरनी गुस्से में सलोनी पर भड़क पड़ती है। ये देखकर नागेश्वर आगे आता है और सलोनी को डिफरेंट करते हुए बोलता है आप इस पर गुस्सा मत होइए, ये सारी मेरी गलती है, बस मैं इससे पूछ तो उसने बता दिया और मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और कमल के बीज लेने चला गया। ये सुनकर बड़ी शेरनी थोड़ी साथ होती है, लेकिन अभी भी सलोनी से गुस्सा थी। बड़ी शेरनी की नाराजगी नागेश्वर समझ रहा था, लेकिन वह जानता था कि इसमें सलोनी की कोई गलती नहीं है, लेकिन वह सलोनी को इस तरह भी नहीं छोड़ सकता था, इसलिए वह उसे बचाने आगे आया और फिर बोलता है देखो मैं कमल के बीज ले भी आया और अब सभी को एक एक कमल का बीज मिलेगा। ये सुनकर बड़ी शेरनी हैरान होकर नागेश्वर को देखते हैं और कहती है आप ये बीज कैसे ले आए, आप जानते हैं उसे तालाब में कितने खतरनाक जानवर रहते हैं, वह आपको 1 मिनट में खाकर खत्म कर देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। ये सुनकर नागेश्वर कहता है देखो मैं आपके सामने जीवित खड़ा हूँ, तो आप कैसे कह सकती हैं कि मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। ये सुनकर बड़ी शेरनी कुछ नहीं रहती और घर कर सलोनी को देखते हैं। ये देखकर सलोनी और डर जाती है और घुटने के पहले बैठकर माफी मांगने लगते हैं, लेकिन नागेश्वर उसके सामने आ जाते हैं और उसे उठाते हुए कहता है तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने आपको बता दिया कि यह सब मेरी गलती है, तो आप उनसे बार बार क्यों माफी मांग रही है। ये सुनकर बड़ी शेरनी कुछ नहीं रहती और चुपचाप उसे उठने का इशारा करती है। ये देखकर सलोनी उठ जाती है और नागेश्वर से एक कमल का बीज ले जाकर बड़ी शेरनी को देती है, जैसे देखकर बड़ी शेरनी और खुश हो जाती है और एक बीज और लेती है और वह अपने बच्चों को खिला देती है। दोनों एक एक भी कहते हैं। फिर नागेश्वर सलोनी को एक भी देता है और कहता है
कि इस खाओ अपनी ताकत बढ़ाओ क्योंकि आप मेरे साथ जा रही हैं और मुझे नहीं पता कि हमारे साथ आगे क्या होने वाला है क्योंकि अभी हम विद्यालय में पार्टिसिपेट करेंगे जिससे कि हमारा एडमिशन हो जाए और परीक्षा में पास हो सके। तभी नागेश्वर को देखते हुए सलोनी रहती है, क्या मैं भी उसमें परीक्षा दे सकती हूँ? ये सुनकर नागेश्वर सोचता है और फिर कहता है, हाँ मैं चाहता हूँ कि तुम भी दे सकोगे, लेकिन अगर तुम परीक्षा में फेल हो गई तो तुम्हें विद्यालय से बाहर निकाल दिया जाएगा, इसलिए तुम अपनी शक्तियों और बढ़ा सकती हो और मैं चाहता हूँ कि अब तुम अपनी शक्तियां बढ़ाओ जिससे तुम और ज्यादा ताकतवर बनो। ये सुनकर सलोनी खुश हो जाती है और नागेश्वर को जाकर एक किस कर देती है। तभी नागेश्वर शर्माने लगता है। तभी वहां पर गुस्से में खड़ी गुनगुन, श्वेता और अमृता तीनों उसे घूर कर देखती है और कहती है, तुम्हें बहुत किसकी लालसा है ना, अभी हम पूरी कर देते हैं। ये सुनकर नागेश्वर घबराने लग जाता है, लेकिन वह लोग उसकी बात नहीं मानती और उसका जाकर चढ़ जाती है। ये देखकर सलोनी जोर जोर से हंसने लगती है। ये देखकर सभी लड़कियां घर कर सलोनी को देखते हैं और फिर नागेश्वर को छोड़ देती है। तभी गुनगुन आगे आता है और कहती है, तुम उसे किस करना छोड़ दो। ये सुनकर सलोनी रहती है, तो अब आप मुझसे जलने लग गई है। ये सुनकर गुनगुन गुस्से में उसको देखते हैं और कहती है, तुम जरा शांत रहोगी। यह सुनकर सलोनी फिर से हंसने लग जाती है और कहती है, तुम्हें अपने प्यार पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है क्या? ये सुनकर गुनगुन रहती है, मुझे अपने प्यार पर भरोसा है लेकिन मुझे दूसरों पर भरोसा नहीं है जो मुझे मेरे प्यार पर नजर कराए बैठी है। ये सुनकर सलोनी भी गुस्से में आ जाती है, लेकिन नागेश्वर बीच बचाव करते हुए उन दोनों को शांत करता है। फिर सभी को एक एक भी देता है और मेडिटेशन करने के लिए बोल देता है। फिर वही गुफा में सभी लोग मेडिटेशन करने लग जाते हैं, लेकिन नागेश्वर को नहीं पता था कि वहां की ऊर्जा इतनी शुद्ध है कि उसकी ताकत कुछ ही पल में कई गुना बढ़ जाएगी और सभी की ताकत कई गुना बढ़ जाती है, जिससे नागेश्वर अपने आप को किसी स्वर्ग में पता है। ये सब इतनी जल्दी होता है कि नागेश्वर को कुछ समझ ही नहीं आता, लेकिन नागेश्वर फिर कुछ देर बाद आंखें खोलता है तो वह देखता है वह इस गुफा में है। नागेश्वर अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोलकर देखता है तो वह देखता है कि वह अभी भी गुफा में है, तो मैं राहत की सांस लेता है। तभी उसके सामने गुनगुन आती है और उसे बड़े प्यार से देखते हुए बोलती है, नागेश्वर आपको क्या हो गया था? ये सुनकर नागेश्वर बोलता है, मुझे कुछ नहीं हुआ, आप ऐसा कैसे बोल रही है? ये सुनकर गुनगुन बोलते हैं, आप इस तरह बर्ताव कर रहे थे जैसे आप इस जगह पर हुई ना। ये सुनकर नागेश्वर बोलता है। तभी गुनगुन उसके पास आती है और उसके पास आकर बैठ जाती है। ये देखकर नागेश्वर भी उसकी हाथों में हाथ डाल लेता है। तभी गुनगुन को सोचती है और बोलती है, क्यों ना हम थोड़ी देर घूमने चले। ये सुनकर नागेश्वर भी हाँ बोल देता है और दोनों वहां से निकल जाते हैं। ये देखकर अमृता और श्वेता और सलोनी को बहुत जलन हो रही थी, लेकिन वह भला क्या कर सकती थी, वह चुपचाप उन दोनों को जाते हुए देख सकती थी। तभी बड़ी शेरनी रहती है, अगर तुम लोगों को भी इस तरह उसके साथ जाना है तो तुम्हें पहले उसका दिल जीतना होगा। ये सुनकर सभी लोग बड़ी श्रेणी को देखने लग जाते हैं, तो उसे बड़ी सैलरी बोलती है, तुम्हें उसका दिल जीत कर ही सफलता मिलेगी। अगर तुम उसको जबरदस्ती छीना चाहोगी तो वह तुम सबके हाथ से चला जाएगा और तुम सब उसे कुछ नहीं कर पाओगे। उधर नागेश्वर और गुनगुन एक साथ चल ही रहे थे। तभी गुनगुन को एक शर्त सोचती है और वह नागेश्वर के हाथों को कसकर पकड़कर अपने ही ओर खींच लेती है, जिससे नागेश्वर लड़खड़ाकर गुनगुन के ऊपर ही गिर जाता है और गुनगुन उसके नीचे गिर जाती है। ये देखकर नागेश्वर को इतनी शर्म आती है कि वह अपने मुंह को छुपाकर जल्दी से उठता है और वहां से भागने लगता है। ये देखकर गुनगुन जोर जोर से हंसती है और उसे रोकते हैं और कहती है, अरे मैं तो मजाक कर रही थी, इस तरह क्यों भाग रहे हो? ये सुनकर नागेश्वर कहता है, ये कोई मजाक करने वाली बात है क्या? तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। ये सुनकर गुनगुन रहती है, अरे इसमें डरने वाली क्या बात है, मैं तो बस तुम्हारे साथ थोड़ा मजाक कर रही थी, मैं तुम्हारे साथ मजाक भी नहीं कर सकती क्या? ये सुनकर नागेश्वर कहता है, अरे तुम कर सकती हो, लेकिन तुमने तो ऐसा मजाक कर दिया, अगर यहाँ आसपास कोई होता तो हमारे बारे में क्या सोचता? ये सुनकर गुनगुन गुस्से में उसे देखते हैं और बोलती है, हमारी शादी होने वाली है और तुम हो कि अभी भी वही बात लेकर बैठे हो कि हमारे बारे में क्या सोचेगा? कोई कुछ भी सोचे, तुम्हें उससे क्या लेना देना है? ये सुनकर नागेश्वर चुप हो जाता है और कुछ नहीं बोलता। वह जानता था कि उसकी बात सही है, अगर उसके बारे में कोई भी कुछ भी सोच तो उनसे उनका क्या लेना देना। तभी गुनगुन गुस्से में आगे बढ़ती है और नागेश्वर के पास आकर उसके होठों को अपने होठों में दबा लेती है। ये देखकर नागेश्वर के हाथ अपने आप ही गुनगुन के कमर के चारों ओर लिपट जाते हैं और उसे अपनी तरफ खींच लेता है। तभी गुनगुन भी दोनों हाथ से नागेश्वर को जकड़ लेती है और दोनों वहीं पर मदहोशी में एक दूसरे को चुमने लगते हैं। तभी कुछ देर बाद उन्हें होश आता है और वह लोग अपने सर पर हाथ मारते हुए कहते हैं, अरे यार हमने क्या कर दिया, हम लोग बीच जंगल में हैं।
अगर हमारे ऊपर कोई जंगली जानवर ने हमला कर दिया तो हम लोग बच भी नहीं पाएंगे। अभी गुनगुन उसे छोड़ते हुए बोलती है, ऐसा कुछ मत सोचो, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचने वाला। ये सुनकर नागेश्वर गुनगुन की ओर देखता है और बोलता है, क्यों, हमें क्यों नुकसान नहीं पहुंचा जा सकता। ये सुनकर गुनगुन बोलती है, देखो हम प्रेमी जोड़े में कितने अच्छे लग रहे हैं, तो भला हमें नुकसान पहुंचाने की हिम्मत कौन कर सकता है। ये सुनकर नागेश्वर मुस्कुरा देता है और कुछ नहीं बोलता, क्योंकि वह जानता था कि गुनगुन उसके साथ बस फ्लर्ट कर रही है, इसलिए वह गुनगुन को कुछ नहीं बोलता है। तभी कुछ देर बाद में लोग एक पहाड़ के ऊपर चले जाते हैं और फिर उधर अंधेरा भी हो जाता है। जब नागेश्वर और गुनगुन एक दूसरे को देखते हैं तभी गुनगुन दोबारा नागेश्वर की आंखों में खोने वाली होती ही है कि नागेश्वर उसके हाथों को जोर से दबाता है और फिर वह लोग वापस हकीकत में आते हैं। तभी नागेश्वर बोलता है कि देखो ये तारे कितनी अच्छी लग रहे हैं देखने में, काश इस तारों की तरह हम भी ऐसे चमकते ही रहते। ये सुनकर गुनगुन उसे बड़े प्यार से देखते हैं और उसके और करीब आ जाती है। दोनों एक दूसरे को हैक करके उन तारों को देखते ही रहते हैं और फिर दोनों एक दूसरे में ऐसे लिपट जाते हैं जैसे कि दो प्रेमी जोड़े एक दूसरे में खो गए हो। लेकिन कुछ देर बाद वह लोग हकीकत में वापस आते हैं और फिर वह बोलते हैं, चलो हम आए, अब चलना चाहिए वरना बाकी के लोग परेशान हो रहे होंगे। ये सुनकर गुनगुन भी हाँ बोलकर दोनों के दोनों वहां से चल लेते हैं और चलते चलते हुए लोग एक गुफा की ओर चली रहे होते हैं। तभी गुनगुन बोलती है, नागेश्वर अगर तुम्हें ये ऑप्शन दिया जाए कि अगर तुम्हें एक लड़की को चुनना हो तो तुम किसी लड़की को चुनोगे। अगर तुम्हारे सामने कई सारे ऑप्शन हो तो नागेश्वर यह सुनकर दंग रह जाता है और बोलता है, मैं सिर्फ तुम्हें छोड़ूंगा और मैं तुम्हारे अलावा नहीं चुका किसी को, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा। ये सुनकर गुनगुन चुप हो जाती है। वह जानती थी कि कभी ना कभी उन्हें अलग होना पड़ेगा। अगर वह अलग हो गए तो नागेश्वर क्या करेगा, उसे ढूंढेगा भी या नहीं। लेकिन उसकी बातें सुनकर उसे पता लग गया कि उसके बिना नागेश्वर नहीं रह पाएगा। यही सोचते हुए वह कहती है, अगर मैं कहीं दूर चली जाऊं तो तुम मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना वरना इसमें तुम्हारी जान चली जाएगी। यह सुनकर नागेश्वर कहता है, अगर तुम कहीं जाने की कोशिश करोगी तो मैं तुम्हें जान नहीं दूंगा। तभी नागेश्वर को समझाते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे पास ही रहूंगी, कहीं नहीं जाने वाली। अगर मैं कहीं चली गई तो तुम मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, मैं ये तुम्हें बता रही हूँ, क्योंकि कहीं तुम्हारी इसके कारण जान भी ना जान चली जाए। यस उनका नागेश्वर कहता है, अगर मेरी इसके बदले जान भी चली गई तो मुझे कोई परवाह नहीं, अगर तुम मेरे साथ नहीं होगी तो मैं जीवित रहकर क्या करूंगा। ये सुनकर गुनगुन के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह बोलती है, अरे पागल, तुम इतना मत सोचो, इस दुनिया में अभी बहुत कुछ है तुम्हारे लिए, चलो चलते हैं, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तभी वह लोग वहां निकल जाते हैं और कुछ देर बाद वह गुफा में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सभी लोग सो चुके हैं। तो नागेश्वर और गुनगुन भी जाकर एक साइड में सो जाते हैं, एक दूसरे को हक करके ऐसे सोते हैं जैसे कि वह लोग कई जन्मों से ना मिले हो। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कोई उन्हें छुपकर देख रहा है। वह कोई और नहीं अमृत थी जो उनको छुपाकर देख रही थी और उनको देखकर जल बुनकर राख हो रही थी। तभी अमृता अपने मन में सोचती है कि इसके बदले मुझे होना चाहिए था वहां पर और उसके साथ सोना चाहिए था, लेकिन मैंने अपनी बेवकूफ़ी के कारण सब खराब कर दिया। ये सब बोलकर वह नागेश्वर को और गुनगुन को अच्छी रही थी। तभी उसके बगल से आवाज़ आती है कि बड़ी बहन, मैं भी अब उसे विद्यालय में पढ़ने जाऊंगी। यह सुनकर बड़ी बहन बोलती है, बेटा जैसा नागेश्वर का है वैसा ही करना, तुम जानती हो वह बहुत अच्छा इंसान है और मैं उसके अंदर जो देख पा रही हूँ वह कोई देख पाए या नहीं देख पाए, मैं ये देख सकती हूँ कि नागेश्वर एक राजसी खानदान का है और वह एक दिन काफी ऊपर जाएगा, इसलिए तुम उसका साथ कभी मत छोड़ना। अगर उसे बचाने के लिए अपनी जान भी जान लगानी पड़ जाए तो उसे जरूर बचाना। ये सुनकर सलोनी बड़े प्यार से नागेश्वर को देखते हैं और फिर घूमकर अपनी बड़ी बहन को बोलता है, हाँ मैं ऐसा ही करूंगी माँ। ये सुनकर उसकी बड़ी बहन बोलती है, तुम मुझे माँ मत बोलो, मैं 50 बार बोला है कि तुम मुझे बहन ही बोलो तो बेहतर होगा। तभी उसकी बड़ी बहन बोलती है कि माँ के जाने के बाद अपने ही मुझे पाला है तो मैं आपको माँ के समान ही मानती हूँ। ये सुनकर वह बोलती है कि अरे पागल लड़की, अगर तू माँ के समान मानती है तो कोई बात नहीं, लेकिन तू मुझे माँ मत बोल। ये सुनकर गुनगुन थोड़ा उदास हो जाती है और बोलती है कि लगता है कुछ लोग अभी जाग रहे हैं। तभी सभी लोग चुप हो जाते हैं और सब लोग वहाँ सो जाते हैं। अगले दिन जब वह लोग उठाते हैं तो वहाँ से निकल जाते हैं और बड़ी शेरनी उन्हें जाते जाते देखती रहती है और अपने मन में सोचती है, इतने अच्छे लोग अब न जाने कब मिलेंगे। तभी नागेश्वर सलोनी से बोलता है कि तुम अब क्या करने वाली हो। तभी वह बताती है कि मैं अपनी ट्रेनिंग खूब मेहनत से करूंगी जिससे मैं अपनी ताकत बढ़ा पाऊँ। ये सुनकर नागेश्वर भी उसके हाँ में हम ही भर देता है और बोलता है, मैं भी तुम्हारी ट्रेनिंग करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर सलोनी बहुत खुश हो जाती है और वह गुनगुन की तरफ चला कि बड़ी नज़रों से देखते हैं।
लेकिन गुनगुन तो उसे कोई भी भाव नहीं दे रही थी। ये देखकर उसे बुरा लगता है, लेकिन वह खुश थी कि नागेश्वर उसे ट्रेनिंग करवाने के लिए तैयार है। तभी श्वेता भी आगे आता है और बोलती है, आप मुझे भी ट्रेनिंग दोगे ना? यह सुनकर नागेश्वर बोलता है, मैं आपको भी ट्रेनिंग दूंगा, आप चिंता मत कीजिए, आप लोग सभी को मैं ट्रेनिंग दूंगा जिससे कि आप लोग ये परीक्षा कंप्लीट कर पाए। वह लोग अभी निकल ही रहे थे, तभी वह लोग भी जंगल में उसे समूह से मिल जाते हैं। जोजी समूह की जान नागेश्वर ने पहले बचाई थी। जब वह छोटी बच्ची नागेश्वर को देखते हैं तो वह चिल्ला पड़ती है और बोलती है, आप यहाँ? ये सुनकर उसकी बड़ी बहन भी देखती है और अपनी आंखों से खोल लेती है, रहती है, आप यहाँ कैसे? तभी नागेश्वर कहता है, मैं तो बस जंगल से बाहर निकल रहा था इसलिए आप मिल गए। ये सुनकर उसकी बड़ी बहन बोलती है, आपको तो मेरा नाम याद ही होगा, तो मैं क्या तुम्हें अपना नाम बताऊं? ये सुनकर नागेश्वर कहता है, हाँ मुझे तुम्हारा नाम याद है, तुम्हारा नाम शायद है नीलम है। ये सुनकर नीलम कहती है, मेरा नाम सही है लेकिन इसका क्या मतलब है कि शायद? तभी नागेश्वर बोलता है, असल में बात यह है कि मैं किसी का नाम जल्दी याद नहीं रख पाता, इसलिए मैं शायद लगता हूँ कि अगर तुम्हारा नाम गलत हो तो तुम गुस्सा ना हो। ये सुनकर नेहा कहती है, इसका मतलब कि तुम मुझे भूल चुके थे? ये सुनकर नागेश्वर कहता है, मैं तुम्हें भूल नहीं था लेकिन मैं तुम्हारा नाम याद नहीं रख सकता क्योंकि मुझे भूलने की बीमारी है। ये सुनकर नीलम कुछ नहीं बोलता, वह जानती थी कि नागेश्वर उसको बस ऐसे ही बड़ा चढ़ाकर बात बता रहा है जो कि उसे कुछ एक्सप्लेन न करना पड़े। तभी वह देखी है कि उनके साथ एक नई लड़की है, तो नीलम पूछता है कि यह कौन है? तभी नागेश्वर बताता है कि मुझे ये लड़की भी जंगल में मिली और मैं भी इसकी मदद की, तो यह मेरे ग्रुप के साथ आने के लिए तैयार हो गई है। ये सुनकर नीलम सोचती है कि इनका ग्रुप कितना शक्तिशाली है जो ये हर किसी की मदद कर रहा है। तभी नागेश्वर से नीलम पूछता है कि तुम कितने अंदर गए थे जो तुम्हें ये लड़की मिली? तभी नागेश्वर बताता है कि मैं काफ़ी अंदर चला गया था। ये सुनकर नीलम बोलती है कि तुम्हें ज़्यादा अंदर नहीं जाना चाहिए, तुम्हें पता नहीं है कि वहाँ पर अपना रूप बदलने वाली बाघिन रहती है, अगर उसने तुम्हें पकड़ लिया तो तुम्हें एक झटके में मार देगी। यह सुनकर सलोनी गुस्से में आगे पड़ती है। तभी नागेश्वर उसका धीरे से हाथ पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हें अभी कुछ नहीं करना चाहिए, उसे नहीं पता कि तुम कुछ कौन हो और तुम्हें इस तरह किसी पर भी हमला नहीं करना है। ये सुनकर सलोनी शांत हो जाती है और वह कुछ नहीं करती। तभी नीलम देखी है कि नागेश्वर उसे लड़की का हाथ पकड़ रखा है, तो वह कहती है, तुम बड़े बदतमीज हो, अभी वह लड़की मिली है और तुम उसके साथ अभी से छेड़खानी कर रहे हो। ये सुनकर नागेश्वर छत से सलोनी से हाथ हटा लेता है और बोलता है, अरे मैं तो बस इसे कुछ समझ रहा था। ये सुनकर नेहा अपनी आंखें सिकुड़कर नागेश्वर को देखते हैं और बोलती है, तुम इसे समझा रहे थे या क्या कर रहे थे मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने देखा बस तुम उसका हाथ पकड़ रखे थे। ये सुनकर सलोनी को गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से में बोलती है, तुम्हें इससे क्या लेना है, वह कुछ भी करे मेरे साथ। यह सुनकर नीलम बोलती है, वह तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रहा है और मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगी, तुम चाहो तो इस पर एलिगेशन लगा सकती हो। तभी सलोनी बोलती है, मुझे कोई एलिवेशन नहीं लगना, और तुम होती कौन हो मेरे बीच में बोलने वाली? अब बिल्कुल भी मत बोलना, अगर तुमने नागेश्वर के बारे में एक साथ भी बोला तो मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। ये सुनकर वह कहती है, अरे मैं तो तुम्हारी मदद कर रही थी, लेकिन तुम्हें मेरी मदद नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम इस तरह की बात कैसे कर सकती हो? तुम जानती हो कि मैं कौन से समूह से हूँ, मेरे समूह का नाम रेड रोज है। ये सुनकर सलोनी रहती है, तुम्हारे ग्रुप का नाम कुछ भी हो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर तुमने कभी भी नागेश्वर को कोई भी हानि पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। यह सुनकर नीलम को भी गुस्सा आ जाता है, लेकिन वह कुछ नहीं बोलता, वह जानती थी कि वह बस गुस्से में है और गुस्से में लोगों का काम खराब ही होता है, इसलिए वह कुछ नहीं बोलता और चुपचाप सलोनी की बात सुनती रहती है। तभी नागेश्वर भी बचाव करते हुए आगे आता है और बोलता है, अरे यार तुम लोग लड़ो मत, और बोलता है, चलो चलते हैं, हम यहाँ से बाहर निकलना चाहिए, अभी यह जंगली जानवर बहुत खतरनाक है, अगर किसी का भी मूल घूम तो हमें करने में एक पल नहीं लगाएगी। तभी नागेश्वर देखा है कि कुछ दूरी पर भेड़िए खड़े हुए हैं और बहुत सारे भेड़िए हैं। ये देखकर नागेश्वर अपनी आंखें सीखो लेता है और कहता है, लगता है हमें अभी और लड़ाई करनी पड़ेगी। यह सुनकर सलोनी को तो समझ में आ जाता है, लेकिन नीलम को समझ नहीं आता और बोलती है, ऐसा क्यों, हमें क्यों लड़ाई करनी पड़ेगी? यह सुनकर नागेश्वर अपने हाथों को उठाकर उन भेड़िए की तरफ इशारा करता है। ये देखकर तो नीलम की सिटी पट्टी गुल हो जाती है और कहती है, इतने सारे भेड़िए, हमें तो ये लोग एक पल में मार देंगे, और वह भी इतने हाई रैंक के वीडियो है कि हम लोग अब जीत कैसे बचेंगे? तभी नागेश्वर मुस्कुराता है और फिर वह अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है। तभी आगे आते हुए श्वेता भी अपनी ताकत का इस्तेमाल करती है और फिर धीरे धीरे सभी लोग ताकत का इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण वहां पर एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है और फिर वहां पर बिजली, आग, बर्फ, ये तीनों फॉर्मेशन से वह भेड़िए डरकर भाग जाते हैं और कहते हैं,
तुम हमारे हाथों से नहीं बचोगे, तुम जो कोई भी हो, तुमने हमारे लीडर को मरवाया है, इसलिए हम तुम्हें जान से मार देंगे। ये सुनकर नागेश्वर को डर लगने लगता है कि अगर वह लोग ज़्यादा देर तक इस जंगल में रखेंगे तो वह भी मारे जाएंगे। इसलिए वह नेहा को कहता है, मैं किसी वीडियो को मार दिया था, इसलिए अब ये लोग मुझसे बदला लेने आए हैं, इसलिए चलो यहाँ से पहले निकल चलते हैं, वरना मेरे कारण तुम लोगों की भी जान जो कि मैं पड़ जाएगी। यह सुनकर नीलम गुस्से में नागेश्वर को देखते हैं और कहती है, तुम बड़े दुष्ट इंसान हो, तुम्हारे कारण हम भी अब खतरे में पड़ जाएंगे। तभी नागेश्वर की टीम आगे बढ़ जाती है। उसके पीछे पीछे नेहा के भी टीम मजबूरी में आगे बढ़ने लगती है, लेकिन नागेश्वर को समझ नहीं आता कि वह लोग अब क्या करें। तभी नेहा कहती है, क्यों ना मेरे समूह में चलना चाहोगे, फिर मैं आपको अपने तबले में ले जाकर आपका स्वागत करना चाहती हूँ। ये सुनकर नागेश्वर थोड़ा घबराया हुआ था, क्योंकि वह नीलम की आंखें देख सकता था कि नीलम की आंखें कितनी चालाकी भारी है, लेकिन वह ना ही नहीं कर सकता था। लेकिन तभी नीलम बोलती है, मेरी बहन की तुमने जान बचाई है, इसलिए मैं इस बार तुम्हें छोड़ रही हूँ, वरना मैं तुम्हें चाहूँ तो एक पल में मार सकती हूँ। ये सुनकर नागेश्वर जानता था वह उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा, लेकिन बस कुछ ही दिन और फिर वह उसे भी टक्कर देने लायक हो जाएगा। यही सोचते हुए वह चुपचाप आगे आगे बढ़ता है और उसके पीछे पीछे उसकी पूरी टीम आगे आगे बढ़ती है। सलोनी आगे आगे चल ही रही थी, तभी मैं नागेश्वर के पास आती है और बोलती है, नागेश्वर आप उनके साथ क्यों जा रहे हैं, हमें सीधा विद्यालय की तरफ चलना चाहिए। नागेश्वर सलोनी की बात सुनकर मुस्कुराता है और कहता है, हमें लगता है इनके कबीले में भी चलना चाहिए, क्या पता हमें वहां से कुछ मदद मिल सके। ये सुनकर सलोनी कुछ नहीं रहती और चुपचाप नागेश्वर के साथ चलना जारी रखती है। तभी वह लोग देखते हैं कि एक खाली रेगिस्तान में आ चुके हैं। ये देखकर नागेश्वर को समझ ही नहीं आता कि रेगिस्तान में हम लोग क्यों आए हैं, लेकिन नागेश्वर समझ सकता था। जब सभी लोग रेगिस्तान में पहुंच जाते हैं तो सलोनी आगे आकर पूछता है कि हम लोग रेगिस्तान में क्यों आए हैं, यहाँ पर तो हमें कुछ भी नहीं दिख रहा। तभी नागेश्वर उसे आंखें दिखाकर चुप रहने के लिए इशारा करता है। ये देखकर सलोनी चुप हो जाती है। तभी नीलम कहती है, तुम बहुत बोल रही हो, कब से तुम्हें जानती हो कि हम कहाँ रहते हैं, अगर तुम नहीं जानती तो चुप हो जाओ और बस मेरे पीछे पीछे चलो, मुझे पर यकीन करो कि मैं कहीं तुम्हें फंसा नहीं रही हूँ, तुम चिंता मत करो। तभी उनमें से एक सैनिक बोलता है कि हम लोग अपने कबीले की ओर ही जा रहे हैं और हमारा कबीला रेगिस्तान के उसे पर बसा हुआ है, जो एक छोटा सा गाँव है। उसे गाँव में कई सारे छोटे छोटे कबीले हैं जो काफी ताकतवर होगी। यह सुनकर नागेश्वर बोलता है, मैं आप पर कोई शक नहीं कर रहा, आप बस चलिए। ये सुनकर सभी लोग जल्दी जल्दी वहां चलने लगते हैं। तभी नागेश्वर देखा है कि सलोनी और गुनगुन थोड़ा उदास है। ये देखकर उनसे पूछता है कि तुम दोनों उदास क्यों हो। तभी वह लोग मुस्कुराती है और बोलती है, कुछ नहीं, बस हम ऐसे ही उदास हो रखी है। तभी नागेश्वर बोलता है, तुम लोगों को उदास होने की जरूरत नहीं है, मैं वहां पर कोई अपनी शादी पक्की करने नहीं जा रहा हूं, बस हम लोग वहां पर थोड़ा आराम करने जा रहे हैं और वहां से आराम करने की बात हम वापस विद्यालय की ओर निकलेंगे। ये सुनकर नीलम पूछता है, क्या आप लोग विद्यालय में परीक्षा के लिए जा रहे हैं और फिर वहां पर एडमिशन लेना चाहते हैं। ये सुनकर नागेश्वर कहता है, हाँ, तुम्हें कैसे पता। ये सुनकर वह बोलती है कि मुझे भी एडमिशन के लिए परीक्षा देने जाना है, लेकिन मुझे कंफ्यूजन हो रही है कि कहीं मैं फेल न हो जाऊं अपनी परीक्षा में। ये सुनकर नागेश्वर उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे संतावना देता है और बोलता है, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी कल बहुत अच्छी है और तुम लोग जरूर पास हो जाओगे। ये सुनकर नेहा को अच्छा लगता है और वह उसके कमेंट से बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, चलो ठीक है, मैं भी आप लोगों के साथ ही निकल जाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है कि परीक्षा कब स्टार्ट होने वाली है। बस अब परीक्षा स्टार्ट होने में 4 दिन ही बचे हैं। ये सुनकर नागेश्वर हैरान हो जाता है और बोलता है कि बस इतना कम समय है, इतने कम समय में तो हम अपने परीक्षा की तैयारी भी नहीं कर पाएंगे। ये सुनकर वह कहती है, तुम चिंता मत करो, परीक्षा के लिए कोई तैयारी नहीं करनी, हम लोग अपने कबीले में पहुंचेंगे तो तुम्हें वहां पर तैयारी करने की बहुत ज़्यादा समय मिल जाएगा और फिर हम वहां से अपने लिए जल्दी से जल्दी पहुंचने वाला वाहन लेकर वहां से निकल जाएंगे। ये सुनकर नागेश्वर राहत की सांस लेता है कि उनके पास जल्दी पहुंचने वाला वहां है, वरना वे लोग अगर वहां से पैदल निकलती तो उन्हें तो कर से 5 दिन लग जाते विद्यालय पहुंचने में। यही सोचते हुए वह परेशान हो रहा था, लेकिन अब सारी परेशानी तो नीलम ने दूर कर दी थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह उसकी इतनी मदद क्यों कर रही है। तभी नागेश्वर को समझाते हुए नीलम बोलती है कि मैं बस तुम्हारी मदद इसलिए कर रही हूँ कि तुम मेरी बहन की जान बचाई है और अगर मैं तुम्हारी काम आ सकूँ तो बस यह मेरी खुशनसीबी होगी, लेकिन तुम ऐसा वैसा गलत मत सोचना, क्योंकि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। यह सुनकर नागेश्वर मुस्कुराता है और बोलता है, तुम चिंता मत करो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहा जिससे कि तुम्हें कुछ प्रॉब्लम हो। ये सुनकर नीलम शांत होती है और बोलती है, तो फिर ठीक है, इससे फिर मेरे को कोई परेशानी नहीं है। तभी नीलम को घूरते हुए गुनगुन बोलती है,
कि तुम ऐसा सोच भी नहीं सकती। गुनगुन की बातें सुनकर नीलम उसे घूर कर देखती है और कहती है तुम्हारा मतलब क्या है, लेकिन गुनगुन अब कुछ नहीं बोलता और वह चुप हो जाती है। तभी नागेश्वर बीच बचाव करते हुए कहता है, अरे यार तुम लोग अभी से लड़ना शुरू मत कर देना। ये सुनकर दोनों की दोनों एक दूसरे की तरफ मुंह करके फेर लेती है और कहती है मुझे इससे कोई बात नहीं करनी। यह सुनकर नागेश्वर अपने सर पर हाथ मारता है और बोलता है, ये लड़कियां कितनी वह है, मुझे तो समझ नहीं आता कि एक दूसरे से जालना कब बंद करेगी। यही सब सोते हुए वह आगे आगे चलने लगता है। तभी वहां पर अमृता आ जाती है और बोलती है, नागेश्वर तुम क्या सोचते हो, अब आगे अगर तुम विद्यालय में इंटर कर जाओगे तो तुम क्या करने की सोच रहे हो। तभी नागेश्वर बताता है कि मैं खूब सारा मेडिटेशन करूंगा जिससे कि मैं और ताकतवर बन सकूं और मैं पूरी दुनिया में इतना ज़्यादा ताकतवर बन सकूं कि मुझे कोई हार ना सके। ये सुनकर अमृता अपनी नाक मुंह से बोलकर उसे बोलता है कि तुम अपनी शादी के बारे में क्या सोच रहे हो। ये सुनकर वह चुप हो जाता है और कुछ नहीं बोलता क्योंकि वह जानता था कि अमृता क्या सुनना चाह रही है, लेकिन वह उसे कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करना चाहता क्योंकि वह उसने पहले ही बता चुका था कि अब वह उससे कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहता। लेकिन वह उसके पीछे पड़ चुकी थी जब से उसने उसकी सच्चाई पता चली है। ना तो बस वह अपने दोस्तों के कारण उससे दूर भागती थी और अब वह उसके पास आना चाहती है, जबकि वह नागेश्वर कब का उससे दूर जा चुका है। कुछ सोचते हुए नागेश्वर उससे कहता है कि तुम इसके बारे में भूल जाओ, मैं अब जिससे चाहूँ उससे विवाह कर सकता हूँ, लेकिन अभी मैं विवाह करने का कोई इच्छुक नहीं हूँ, इसलिए तुम चिंता मत करो। जब मुझे विवाह करना होगा तो मेरे घरवाले मेरे दिए रिश्ता तय कर सकते हैं। ये सुनकर अमृता को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता और चुपचाप नागेश्वर के पीछे पीछे चलने लगती है। तभी श्वेता आगे आता है और बोलती है, क्या हम अपने दादी के घर जा सकते हैं। ये सुनकर नागेश्वर उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखता है और बोलता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा और मेरे को भी दादी से मिलना है। ये सुनकर श्वेता बहुत खुश होती है और बोलती है, ठीक है, हम पहले दादी से मिलने चलेंगे और फिर विद्यालय की ओर निकल जाएगी। यह सुनकर नीलम आगे आता है और कहती है, तुम क्या बातें कर रहे हो नागेश्वर, मुझे भी बताओ। ये सुनकर नागेश्वर बताता है कि हमें पहले दादी के पास मिलने जाना पड़ेगा विद्यालय जाने से पहले, इसलिए हम लोग प्लान बना रहे थे कि पहले हम लोग दादी से मिलने जाएंगे और फिर वहां जाएंगे। ये सुनकर वह कुछ नहीं रहती और चुपचाप अपना सर हाँ में हिला देती है और बोलती है, ठीक है, तुम जैसा चाहो वैसा होगा। तभी वह लोग कुछ दूर बाद देखते हैं कि कुछ दूर पर उनका कबीर दिख रहा है। तभी वह अपना हाथ दिखाते हुए बताती है कि वह देखो, वह हमारा कबीला है और हम उसी कबीले में रहते हैं। जब नागेश्वर देखा है कि वहां के झंडे पर लिखा है रेड रोज कबीला तो वह हैरान होकर देखता है। वह सोच रहा था कि कोई बहुत बड़ा कबीला होगा, लेकिन वह तो एक छोटा सा कबीला है। लेकिन वह जानता था कि कबीला कितना ही छोटा हो लेकिन उसकी ताकत बहुत विशाल होती है, इसलिए वह किसी भी कबीले की बुराई नहीं करना चाहता था। चुपचाप वह उसकी बीवी को देखा है और कहता है कि लगता है हमें यहाँ पर बहुत अच्छे और रोमांचक चीज देखने को मिलेगी। यह बोलकर वह उसे कबीले की ओर चल देता है और सभी लोग कुछ देर में ही उसे कबीले के अंदर होती है। जब नागेश्वर अंदर जाकर देखा है तो वह कबीले का बाहरी भाग बहुत खूबसूरत था और वहां पर करीबन हजारों शिष्य अपनी साधना में लगे हुए थे। ये देखकर नागेश्वर को भी उनसे मिलने की इच्छा हुई, लेकिन वह बिना परमिशन के अंदर नहीं जा सकता था, इसलिए वह चुपचाप नीलम के पीछे पीछे चलता रहता है और नीलम उसे बताती रहती है कि यहाँ पर कौन कौन और कैसी कैसी विद्याएं सिखाई जाती है। तभी नागेश्वर पूछता है कि वह क्या है। तभी नागेश्वर की उंगली की तरफ हुए देखते हैं तो वह घबरा जाती है और कहती है, तुम उसे उंगली को नीचे रखो वरना तुम्हारी उंगली काट दी जाएगी। यह सुनकर नागेश्वर डर के मारे अपनी उंगली नीचे कर लेता है। तभी नागेश्वर पूछता है कि वह क्या है और आप इस तरह मुझे क्यों डरा रही हैं। जब नागेश्वर उसे दोबारा पूछने की कोशिश करती है तभी वह मना कर देती है और कहती है, तुम अपने काम से भी मतलब रखो, ज्यादा यहाँ पर अपना दिमाग चलाने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर नागेश्वर चुप होकर बैठ जाता है क्योंकि वह जानता था कि यहाँ पर उसका कोई भी पावर काम नहीं आने वाला, इसलिए वह चुपचाप नागेश्वर को देखने के लिए कोई विलन नहीं डालते, इसलिए बैठ जाता है और चुपचाप उसके पीछे पीछे चलने लगता है। नागेश्वर को इस तरह चलते हुए देखते हैं तो वह मुस्कुराती है और कहती है, अगर तुम इस तरह चलती रहे तो सबको ऐसा लगेगा कि मैं तुम्हें अपने इशारों पर नचा रही हूँ। तुम इस तरह भी मत रहो कि दूसरों को गलतफहमी हो जाए, इसलिए चिंता मत करो। तुम किसी को जब तक यहाँ पर अप्रोच नहीं करोगे तब तक यहाँ पर आपको कोई भी परेशान नहीं करेगा। ये सुनकर नागेश्वर राहत की सांस लेता है। ये देखकर नीलम अपनी गहरी सांस छोड़ती है और कहती है, तभी अंदर से एक लड़का भागते हुए आता है और कहता है, आप आ गई बड़ी दीदी, आप कैसे हो, आपने क्या लाया है, इस बार मुझे भी दिखाओ। ये सुनकर नीलम उसे एक छोटा सा पत्थर देती है। ये देखकर राघव भी उत्साहित होकर उससे पूछता है, ये पत्थर किस काम आता है। तभी नीलम बोलती है, ये पत्थर हमें उन जानवरों से मिलता है जो जानवर को हम मरते हैं, लेकिन इस पत्थर को पाने के लिए उसे जानवर को मारना पड़ता है।
लेकिन हमें कल पता नहीं होता कि किस जानवर में ये पत्थर मिलेगा, इसलिए हमें उसे जानवर को मारना पड़ता है। ये सुनकर नागेश्वर थोड़ा चिढ़ जाता है और बोलता है कि हर जगह इस तरह की भेदभाव क्यों, बस मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ये सुनकर वह खुश होकर नागेश्वर को देखते हैं। नागेश्वर नीलम को देखा है। तभी वहां पर गुनगुन आती है और नागेश्वर को समझती है कि तुम चिंता मत करो, हमें अभी विद्यालय की ओर भी निकालना है, इसलिए चलो यहाँ पर थोड़ा सा आराम करेंगे और फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे। ये सुनकर नीलम उसे घूर कर देखती है और कहती है, तुम इस तरह से बात कैसे कर सकती हो, तुम जानती हो कि तुम दूसरे के कबीले में हो, अगर तुम इस तरह से बात करोगी तो लोग नाराज भी हो सकते हैं। ये सुनकर वह कहती है, मैं दूसरों की क्यों सुनाने लगी, भला अगर लोग नाराज होते हैं तो होने दो, मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है। ये सुनकर नेहा को थोड़ा गुस्सा आता है, लेकिन वह चुप रहती है क्योंकि वह जानती थी अगर वह गुस्से में उसने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो यहाँ पर एक बड़ी बहस शुरू हो जाएगी। उससे बढ़िया है अपना मुंह बंद रखा जाए। ये सब सोते हुए वह चुपचाप अंदर की ओर चली जाती है। तभी नागेश्वर को अंदर बुलाती है और कहती है, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें अपने पिताजी से मिलवाती हूँ। ये सुनकर वह नागेश्वर की बिना इजाजत की उसका हाथ पकड़कर उसको अपने साथ ले जाती है और फिर अपने पिताजी के सामने ले जाकर खड़ा कर देती है और बोलती है, पिताजी ये देखो, इस लड़के ने मेरी छोटी बहन की जान बचाई है। ये सुनकर उसके पिता जब नागेश्वर को देखते हैं तो वह चौंक जाते हैं और कहती हैं, ये तो एक छोटा सा बच्चा है, तुम क्या मजाक कर रही हो, मुझे यह इतना बड़ा खतरनाक जानवर क्या इसी ने मारा है। ये सुनकर नीलम उसको मुस्कुरा कर देखती है और कहती है, पिताजी आप भी चौंक गए ना, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन जब अन्य ने मुझे बताया तो मुझे पता चला कि इसी ने उसे जानवर को मारा है। ये सुनकर उसके पिता खुश होकर नागेश्वर को देखते हैं और बोलते हैं, बेटा तुमने मेरी बेटी की जान बचाई है, इसके लिए मैं तुम्हारा दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, इसलिए तुम आज हमारे घर पर रह सकते हो और मैं तुम्हें अपनी दावत में शामिल करना चाहता हूँ। ये सुनकर नागेश्वर कहता है, सर मुझे जल्दी ही विद्यालय के लिए निकलना होगा, इसलिए मैं आपसे कल वापस जाने की गुजारिश करना चाहता हूँ। ये सुनकर उसके पिताजी चुपचाप अपना सर हिला देती हैं। वह भी जानते थे परीक्षाएं कुछ ही दिनों में शुरू होने वाली है, इसलिए वह किसी को नहीं रुकते और कहते हैं, हमारे यहाँ से भी बहुत सारे बच्चे उसे परीक्षा के लिए जा रहे हैं, चाहे तो तुम उसके साथ भी जा सकते हो। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसके पास दो छोटे छोटे कान होते हैं और एक लंबी सी पूंछ होती है, जिसे वह गुजरते हुए चल रही थी। ये देखकर नागेश्वर कुछ सोचता है। तभी वह लड़की नागेश्वर के पास आती है और अपनी प्लेट को आगे बढ़कर बोलती है, आपके लिए पानी। ये देखकर नागेश्वर मुस्कुराता है और उससे बोलता है, आपका शुक्रिया जी। यह सुनकर वह लड़की शर्मा जाती है और वह चुपचाप वहां से चली जाती है। तभी नीलम के पिताजी हरिश्चंद्र जी उसे लड़की को रोकते हैं और बोलते हैं, आपसे इनकी जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम इन्हें पूरे इस महल का दर्शन करवाओगी और इसे के बारे में बताओ कि फिर मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा कि इनको कैसे ट्रीट करना है। ये सुनकर वह लड़की डरते हुए हाँ में सर हिला देती है और कहती है, जी मालिक आप जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगी। यह सुनकर हरिश्चंद्र की मुस्कुराहट बड़ी हो जाती है क्योंकि वह नागेश्वर को देख सकती थी कि वह बड़ी दिलचस्पी दे रहा है उसे नौकरानी में। तभी नागेश्वर उसके पास आता है और पूछता है, तुम यहाँ किस पद पर हो। ये सुनकर वह लड़की अपना सर झुका लेती है और कुछ नहीं बोलते। तभी नागेश्वर हरिश्चंद्र से पूछता है, ये किस फील्ड में है। ये सुनकर वह कुछ नहीं बोलते और वह सीधे से एक जवाब देते हैं, ये यहाँ की नौकरानी है। ये सुनकर नागेश्वर शौक होकर कभी नौकरानी को तो कभी हरिश्चंद्र जी को। जब हरिश्चंद्र उसका इस तरह का बर्ताव देखी है तो उससे पूछते हैं, क्या हुआ, तुम्हें कुछ गड़बड़ है क्या। ये सुनकर नागेश्वर बोलता है, नहीं कुछ गड़बड़ नहीं है, बस मैं कुछ सोच रहा था। ये सुनकर वह कहती है, ठीक है कोई बात नहीं, वैसे अब से ये तुम्हारी नौकरानी है, मैं तुम्हें इसको तुम्हारे साथ भेज रहा हूँ, तुम्हारे लिए ये हमेशा उपलब्ध रहेगी, तुम जो चाहे इसे करवा सकते हो। ये सुनकर नागेश्वर कुछ नहीं बोलता और चुपचाप उसे लड़की की तरफ देखा है और बोलता है, तुम्हारा क्या नाम है। ये सुनकर वह लड़की घबरा जाती है और चुपचाप बोलती है, मेरा नाम ईशा है। जब नागेश्वर उसका नाम सुनता है तो वह खुश होकर उससे बोलता है, अच्छा तो तुम्हारा नाम ईशा है। ये सुनकर वह अपना सर हाँ में हिला देती है और बोलती है, ठीक है अब मैं चलती हूँ, जब काम हो आप मुझे बुला लीजिएगा। ये बोलकर वह वहाँ से चली जाती है और नागेश्वर उसे देखता रह जाता है। तभी नागेश्वर कुछ सोचता है और बोलता है, क्या मैं इसे अपने साथ ले जा सकता हूँ। ये सुनकर हरिश्चंद्र बहुत खुश होते हैं और बोलते हैं, ठीक है तुम इसीलिए जा सकते हो, पर इससे मुझ क्या मिलेगा। ये सुनकर नागेश्वर अपनी आंखें सिकुड़कर हरिश्चंद्र को देखा है और बोलता है, ठीक है मैं वादा करता हूँ एक बार मैं आपकी या आपके बच्चों की मदद जरूर करूंगा, वह चाहे जैसी मदद हो। ये सुनकर हरिश्चंद्र बहुत खुश होते हैं और बोलते हैं, ठीक है मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं इसे नहीं रोकूंगा। ये सुनकर वह उसे अपने कमरे में जाने का इशारा करते हैं और फिर वह अपनी बेटी को बोलते हैं, बेटा तुम जो इसे इसका कैमरा दिखा दो। ये सुनकर वह भी नागेश्वर के पीछे पीछे चली जाती है और नागेश्वर देखा है कि नीलम बिल्कुल उसके पीछे पीछे आ रही है। तभी नागेश्वर उसके पास आकर उससे कहता है,
तुम बताओ तुम्हारे पिता मुझे क्या करवाना चाहेंगे। तभी नीलम बोलती है मुझे नहीं पता, मेरे पिता के मन की बात तो मेरे पिता ही जान सकते हैं। मुझे तो यही नहीं पता कि तुम लोग ऐसा क्यों करना चाहते हो, भला उसे नौकरानी के चक्कर में तुम अपना काम क्यों बढ़ाना चाहते हो। तभी नागेश्वर उसको कहता है आप चिंता मत कीजिए, मैं उसको अपने साथ ले जाना चाहता हूँ और मैं उसको अपने साथ ले जाकर उसे भी सिखाऊंगा, जादू ही सिखाऊंगा। ये सुनकर वह कुछ नहीं बोलता और एक पल के लिए नागेश्वर को दूर कर देखती है और फिर वह वहाँ से चली जाती है और बोलती है मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें और तुम सारे दोस्तों को सबको कैमरा दिखा दूंगी। यह सुनकर नागेश्वर चुपचाप उसके पीछे पीछे चल देता है और फिर कुछ ही देर में वह लोग अपने अपने कमरे के पास खड़े होते हैं। तभी नागेश्वर अपने कमरे में जाता है तो देखा है कि वह लड़की ईशा अंदर जाकर खड़ी है बिस्तर के बगल में। ये देखकर नागेश्वर उसके पास जाकर उससे पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी वह अपने कपड़े उतारने लग जाती है। फिर नागेश्वर उसे रोकता है और बोलता है तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तभी नागेश्वर कुछ सोचता है और पूछता है कि क्या आपको हरिश्चंद्र अंकल ने ये करने के लिए बोला है। तो वह रोते रोते बोलती है हाँ। तभी नागेश्वर उससे पूछता है तुम ये काम यहाँ पर क्यों कर रही हो, तुम चाहो तो अपने माता पिता के साथ भी रह सकती हो। तभी वह कहती है एज और भी ऐसे स्टोरी को सुनाने के लिए ओके स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब